हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न एंड फन कॉमर्स। मैं हूं आपकी बीएसटी की टीचर, आपकी एजुकेटर हीर शाह। मैं आपके साथ सारे जितने भी हमारे बीएसटी के चैप्टर्स है सारे खत्म कर दूंगी। जैसे आपको वादा किया था, 1 महीने के क्रैश कोर्स में आपका सब कुछ हो जाएगा। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर स्टाफिंग। स्टाफिंग 1 शॉर्ट वीडियो है भाई, पूरी देखना, आपका पूरा चैप्टर आज खत्म करवा दूंगी। उसके पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहूंगी कि भाई हमारा क्या कौन से चैप्टर्स हैं और वेटेज कितना है। जैसे हम देख सकते हैं, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, भाई ये तीनों चैप्टर्स मिलाकर हमारा 20 मार्क का आने वाला है। अभी हमें नहीं पता है कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा, बट तीनों मिला के 20 मार्क का। वैसे ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट हमें आने वाला है 15 मार्क का, और लास्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन आएगा 5 मार्क। तो 20, 15, 35, 35, 5, 40, ये हो गया हमारा 40 मार्क्स का पेपर। अब हमारा पेपर पैटर्न कैसा होने वाला है, कैसे देंगे हमें, तो बहुत इजी है। देखिए, हर बार आपको 4 क्वेश्चंस आएंगे। कितने मार्क्स के? 2 मार्क के आपको 4 आएंगे, 3 मार्क के आपको 4 आएंगे, और फिर 5 मार्क के आपको 4 आएंगे। तो 2 4 जार 8, 3 4 जार 12, 5 4 जार 20। तो ये हो गया हमारा 40 मार्क का पेपर, बराबर। अब हम ऑप्शंस की बात करते हैं कि भाई ऑप्शंस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस हमें आए वो जरूरी नहीं है। और तो इसलिए क्वेश्चन 2 में नो ऑप्शंस। आपको कंपल्सरीली 4 जो क्वेश्चंस आएंगे आपको वो अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे, आपके पास ऑप्शन इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर ये 3 मार्क के क्वेश्चन में आपको कोई एक क्वेश्चन में आपको ऑप्शन आएगा। नाउ दैट कैन बी एनी क्वेश्चन, आपको कोई भी एक क्वेश्चन में आपको आएगा। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, 3 तो कंपल्सरी है, और जो 4th क्वेश्चन है उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन तो कंपल्सरी आपको करने ही पड़ेंगे, बट कोई भी एक क्वेश्चन होगा जिसमें आपको ऑप्शन मिलेगा। वैसे ही अगर 5 मार्क का देखने जाए, सिंस 5 मार्क का है, तो इसमें आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे। 2 ऑप्शंस मिलेंगे, उसका मतलब क्या है, 2 आपको कंपल्सरी अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे, उसमें ऑप्शन नहीं होगा। फिर आपको ये जो कोई भी 2 और क्वेश्चन की अगर हम बात करें, उसमें आपको ऑप्शंस होंगे। ठीक है, इतना आई होप सो आपको समझ में आ गया। चैप्टर शुरू करने से पहले मैंने सोचा एक बार इस बारे में आपके साथ डिस्कस जरूर कर लूं, ताकि आपको याद, अगर आपको याद है वेल एंड गुड, आपको वापस से याद दिला रही हूँ कि देखिए ऐसा ऐसा होने वाला है। सैंपल पेपर तो हमको पता ही है, आ चुका था। सो आज हम शुरू करेंगे स्टाफिंग चैप्टर के साथ। सबसे पहले हम जानेंगे मीनिंग क्या है स्टाफिंग का, स्टाफिंग का अर्थ क्या है। देखिए, स्टाफिंग का मतलब क्या है कि राइट पर्सन एट अ राइट जॉब, सही इंसान चाहिए सही जॉब के लिए, उसको हम कहते हैं स्टाफिंग। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के बाद हमारा कौन सा आता है, स्टाफिंग। आपको अगर याद होगा तो कैसे चलता है, सबसे पहले होती है प्लानिंग, फिर होती है ऑर्गेनाइजिंग, ये हमने टर्म 1 में कर दिया है। अब बाकी के 3 जो फंक्शंस है, दैट इज स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, और फिर आता है कंट्रोलिंग। तो ये 3 हमें कौन से हैं, ये 3 हमें आएंगे टर्म 2 में। तो देखिए, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के बाद हम कौन सा फंक्शन करते हैं, स्टाफिंग। इसमें क्या कह रहे हैं, देखिए, फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम। सही जॉब करना है सही टाइम पे। देखिए, सही इंसान चाहिए सही जॉब के लिए। अगर मैं ऐसा करूं, जो इंसान को फाइनेंस के बारे में कुछ नहीं आता, मार्केटिंग में पर बहुत माहिर है, पर मैंने उसको कौन से डिपार्टमेंट में डाल दिया, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, कैसे चलेगा। इंसान तो बढ़िया है, बट उसके लिए जॉब हम लोग सही नहीं दे रहे ना, सही जॉब नहीं देंगे तो कैसे चलेगा ये चीज। हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, उतना क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए ना उनके पास कि भाई हाँ हम आपको जॉब दे सकते हैं। क्वालिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं, तो जॉब कैसे मिल जाएगी। और फिर क्या करें, राइट जॉब को सही टाइम पे भी करें। तो आप ये डेफिनेशन आप याद रख सकते हैं, आपका ये मीनिंग में हो जाएगा। अगर आपको पूछे डिफाइन या तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग, तो आप उसमें ये लिख सकते हैं। स्टाफिंग क्या है, एक ह्यूमन एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग ह्यूमन की रिलेटेड सब है ना,
कि भाई हमें आपको रिक्रूट करना है, सिलेक्ट करना है, उन्हें क्या करना है, ट्रेनिंग देनी है, ये सब कुछ ह्यूमन एलिमेंट में आता है, इसलिए स्टाफिंग क्या है, इट्स अ ह्यूमन एलिमेंट. इट मेक श्योर योर एसेट्स वॉक आउट एंड कम बैक नेक्स्ट डे हैप्पीली एंड सेटिस्फाइड. हम इसमें क्या करते हैं, वी सी टू इट इन स्टाफिंग, हमारा जो एसेट, यहाँ पे एसेट की अगर बात करें, हम किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमंस. भी ह्यूमंस आर ऑल्सो दी एसेट फॉर द कंपनी ना, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो लोग भी तो एसेट है. अगर ये लोग बराबर ना हो तो फिर ऑर्गेनाइजेशन का कबाड़ा हो जाएगा. इसलिए क्या करता है स्टाफिंग में, वी सी टू इट कि भाई जो हमारा एसेट है, जो ह्यूमन है, वो लोग जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जाए वो दिन, तो नेक्स्ट डे वो लोग आए खुशी खुशी कि भाई हाँ काम पे जाना है, दे वोंट हैव एनी इश्यू. मतलब काफी बार क्या होता है, लोग है ना ऐसे रोते हैं यार कि भाई साहब वापस से काम पे जाना है, हो. सो दैट डज नॉट हैपन, इसलिए स्टाफिंग बहुत जरूरी है. Assess the number and type of employees an organization will require in the near future. स्टाफिंग से हम क्या करते हैं, हम असेस करते हैं, हम देखते हैं कि भाई हमें कितने लोग चाहिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग हैं, वो हम किसके थ्रू देखते हैं, थ्रू स्टाफिंग. कि हाँ मुझे अगर 100 लोग चाहिए, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में है सिर्फ 80 पीपल, तो किससे क्या, तो हम क्या करेंगे, स्टाफिंग के थ्रू हम लोग 20 लोग और लेकर आएंगे ऑर्गेनाइजेशन में. आगे देखते हैं. देखिए, after deciding what is to be done, how it is to be done, and after creation of the organization structure, मतलब क्या करना है, how it is to be done, मतलब इसमें हम लोगों को प्लानिंग की बात कर रहे हैं. एक बार प्लानिंग कर दी और बाद में ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जब हमने क्रिएट कर दिया, तो हम लोग मतलब ऑर्गेनाइजिंग की बात कर रहे हैं. उसके बाद हम लोगों को पता चलेगा कि हाँ भाई हमें कितना ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है, हमें कितने लोग हमारे एम्प्लॉयज और चाहिए. ठीक है, ये इसके बाद ही पता चलता है. एक बार नंबर और टाइप पता चल जाता है तो उससे क्या होता है, वो लोग काफी सारी एक्टिविटीज करते हैं स्टाफिंग के अंतर्गत, जिससे क्या होता है, हम लोग और लोगों को हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आते हैं. जैसे रिक्रूटिंग हो गया, ट्रेनिंग हो गया, सिलेक्टिंग हो गया, ये सारे बाद में फंक्शंस किए जाते हैं. तो इसमें क्या कह रहे हैं, एक बार प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग हो गया, उससे हमें क्या पता चलता है, उससे हमें ये पता चलता है कि भाई हमें और कितने लोग चाहिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे तरीके के भी चाहिए, उनके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो सब हमें पता लगता है. और उसके बाद हम क्या करते हैं, अभी एम्प्लॉयज तो चाहिए, एम्प्लॉयज चाहिए, तो इसके लिए हम लोग फिर स्टाफिंग का फंक्शन चालू करते हैं. इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या करेंगे, देखिए रिक्रूट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और उन्हें ट्रेन करेंगे, ताकि जो एक जॉब वेकेंट था, एक पोजीशन जो वेकेंट था, उसे हम फुलफिल कर सके. ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है. क्यों कंटिन्यूअस है भाई, स्टाफिंग क्यों कंटिन्यूअस है भाई, क्योंकि क्या होता है, देखिए कभी कभी लोग ऑफिस छोड़ के, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है छोड़ के चले जाते हैं. सिंस वो लोग छोड़ के चले गए हैं तो आपको वहां पे किसी ना किसी को तो बिठाना पड़ेगा. या तो ऐसा हो सकता है कि आपको और एम्प्लॉयज की जरूरत है, तो आप और एम्प्लॉयज लेकर आएंगे. कोई रिटायर हो गया तो उसकी जगह पे किसी और को लेकर आना पड़ेगा. इसलिए कंटिन्यूअस प्रोसेस है. ऐसा नहीं है कि एक बार आपने किसी को रख दिया आपका ऑर्गेनाइजेशन में और फिर डन. अरे ऐसा थोड़ी होता है, कब तक काम करेंगे, एक बार कभी ना कभी तो रिटायर होंगे, किसी ना किसी की तो डेथ होगी. तो इसलिए कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बार 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 एक ऑर्गेनाइजेशन लोगों को एम्प्लॉय करते रहता है. ठीक है, ये हो गया मीनिंग. तो अगर मैं आपको मीनिंग के लिए पूछूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग, अभी इतना लिख दीजिएगा, काम खत्म. ये तो सब मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया था. ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग, बस बात खत्म. अब आ जाते हैं हम लोग इम्पोर्टेंस के ऊपर. स्टाफिंग क्यों इंपॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऐसा क्या है स्टाफिंग में जिसकी वजह से वो इसको, ये फंक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है. देखिए, स्टाफिंग के वजह से हम लोग जो कंपीटेंट पर्सोनल होते हैं वो मिल सकते हैं. क्योंकि स्टाफिंग में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि हमें राइट इंसान मिल रहा है, राइट जॉब पे लग रहा है वो, तो ये स्टाफिंग के थ्रू ही होता है. तो ये अगर हो गया तो हमें एकदम बढ़िया से बढ़िया हमें एम्प्लॉयज मिलेंगे. बढ़िया एम्प्लॉयज मिल गए हमें तो क्या होगा, उससे ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगी. बिकॉज ये ह्यूमन रिसोर्स जो होता है वो ही तो ऑर्गेनाइजेशन के सारे गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है. वो लोग अगर ना हो तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स कहाँ से अचीव होंगे, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट. उसके बाद हायर परफॉर्मेंस. देखिए, राइट इंसान राइट जॉब पे अगर होगा तो क्या होगा, उससे उसकी परफॉर्मेंस बढ़िया हो पाएगी ना. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक इंसान अगर मार्केटिंग में काफी अच्छा है, मैंने अगर उसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ही डाला, एक तो वो खुश होगा कि हाँ चलो आई एम डूइंग द वर्क दैट आई एम लाइकिंग.
उस वजह से क्या होगा, उसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होगी कि हाँ भाई मैं वो काम कर रहा हूँ जो मुझे आता है। सिंस मुझे देखिए, अगर आप मुझे बोलेंगे कि अरे आप मैम आप इको पढ़ाइए, मैं कहाँ से पढ़ाऊँ, मुझे आता ही नहीं है इतने अच्छे से, है ना। मैं क्या अच्छे से पढ़ा पा रही हूँ, बीएसटी में बहुत बढ़िया पढ़ाती हूँ, तो उससे क्या होता है, मेरी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होती है। द वे आई एक्सप्लेन, आपको जो एग्जाम्पल्स देने हैं वो सब मैं बहुत अच्छे से कर पाती हूँ। उसी जगह पे अगर आप मुझे कहते कि मैम आप इको पढ़ाइए, नहीं हो पाता था, मैं आपको सही से कुछ पढ़ा नहीं पाती, ना आपको समझता और मैं क्या बोल रही हूँ मुझे भी नहीं समझता। क्या होता है, स्टाफिंग की वजह से परफॉर्मेंस एक एम्प्लॉय की बहुत बढ़िया हो जाती है क्योंकि उसको राइट जॉब मिली है। ठीक है, समझा ये। नेक्स्ट, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। भाई देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव तो करना ही है, साथ साथ वो ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्रोथ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी होती है। कहीं कभी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या वहीं पे रहना है, नहीं तो हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन को और आगे बढ़ना है। इस वजह से सर्वाइवल एंड ग्रोथ के लिए क्या होता है, एम्प्लॉयज की वजह से होती है भाई। एम्प्लॉयज अगर बढ़िया होंगे तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन काफी आगे तक जाएगी। अगर एम्प्लॉयज ही सही नहीं है, भाई वो लोग को काम ही नहीं आता है, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव नहीं कर पाऊंगी। ऑब्जेक्टिव्स अगर मैं अचीव नहीं कर पाई हूँ तो फिर कैसे चलेगा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन कैसे आगे बढ़ेगी, नहीं होगा ना ये चीज। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए स्टाफिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एम्प्लॉयज ही है जो ऑर्गेनाइजेशन को आगे तक लेकर जाते हैं। ठीक है, अभी देखिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। इसमें क्या होता है कि देखो, मैन पावर प्लानिंग होती है इसमें, कि हमें कितने लोग चाहिए, कौन से काम के लिए चाहिए, तो वो हमें किसके थ्रू पता चलता है, थ्रू स्टाफिंग। तो इसमें क्या कह रहे हैं, देखिए, थ्रू मैन पावर प्लानिंग एंड जॉब एनालिसिस, एनालाइज करते हैं जॉब को अच्छे से, वी कैन फाइंड आउट द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड, कि कितने नंबर चाहिए और कौन से तरीके के, कौन से टाइप, उनमें क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, स्टाफिंग के थ्रू पता चलता है। अगर हमने ये किया ही नहीं होता, एनालाइज बराबर से नहीं किया होता, आपको चाहिए 20 लोग ये आपके ऑर्गेनाइजेशन में, बट आपने कहा कि नहीं 10 लोग में हो जाएगा, तो इससे क्या हुआ, आप लोग बराबर से आपने देखा ही नहीं ना, आपका काम सही से नहीं होगा। या तो ऐसा हुआ, आपको चाहिए 20 लोग बट आपने कहा नहीं नहीं नहीं, आई वांट टू एम्प्लॉय 30 पीपल, तो आपके पास जितना भी ह्यूमन रिसोर्स है आप उसे बराबर से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। 10 लोग जो है वो वेस्ट है ना, वो लोग ऐसे ही बैठे हुए, उनके पास कोई इससे काम नहीं है क्योंकि उनकी जरूरत ही नहीं है। इस वजह से स्टाफिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टाफिंग के थ्रू हमें पता चलता है कि भाई हमें कितने लोग चाहिए, कैसे तरीके के, उनके पास क्या होना चाहिए, कैसी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो सब हमें कौन बताता है, स्टाफिंग। इसलिए स्टाफिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितने पढ़े अभी तक, 1 2 3 4 पॉइंट। ठीक है, तो कौन सा पहला था, ऑब्टेनिंग कंपीटेंट पर्सोनेल, फिर हायर परफॉर्मेंस, सर्वाइवल एंड ग्रोथ, एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। आगे देखते हैं हम लोग, हेल्प्स इन कंपीटिंग। अरे देखिए, अगर एक और दो ऑर्गेनाइजेशन का मैं आपके पास एग्जांपल लेती हूँ, एक है ऑर्गेनाइजेशन ए, एक है ऑर्गेनाइजेशन बी, दोनों के पास सब कुछ सेम है, वो लोग जो प्रोडक्शन भी उनका होता है वो सेम चीज ही प्रोड्यूस करते हैं, दोनों के पास जो एसेट्स है सेम है, नई टेक्नोलॉजी, दोनों के पास सब कुछ सेम है, तो उन दोनों में फर्क कहाँ से आएगा, कि उनके पास कौन एम्प्लॉयज है, किसके पास बढ़िया एम्प्लॉयज है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगी। ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगी जिसके पास बेटर एम्प्लॉयज होंगे। अगर ए के पास बेटर एम्प्लॉयज है, ए काफी आगे जाएगी, क्योंकि दे नो राइट कि ये जो सारे हमारे पास एसेट है हमें उसे कैसे यूज करना है। ऑर्गेनाइजेशन बी के पास भी सब कुछ है, पर उनके जो एम्प्लॉयज है ठीक ठाक है, इतने बढ़िया नहीं है, तो उससे क्या होता है, उनके सारे एसेट वेस्ट हो रहे हैं यार, उनको पता ही नहीं है कैसे उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। इसलिए जो एम्प्लॉयज है हमारे, एम्प्लॉयज हमें कंपटीशन में रहने में हेल्प करते हैं, हम लोग compete कर पाते हैं हमारे बाकी के जो सारे राइवल्स कह सकते हैं, या तो जो हम जिनके साथ हम सेम बिजनेस है, तो ये किसकी वजह से हो पाता है, ये हो पाता है बिकॉज ऑफ स्टाफिंग। इट इम्प्रूव्स जॉब सेटिस्फैक्शन। देखिए, मैं वापस से आपको वो एग्जाम्पल दे देती हूँ, मुझे मार्केटिंग में बहुत बढ़िया हूँ, मुझे डाल दिया फाइनेंस डिपार्टमेंट में, मुझे कुछ आता ही नहीं है, वो लोग बोल रहे हैं नहीं सीखो सीखो सीखो, अरे बट मुझे आएगा ही नहीं तो मैं कैसे सीखूं, जम ही नहीं रहा है मुझे, मैं रोज घर जाके रोती हूँ, अरे यार ये क्या जॉब मिल गई है, मजा ही नहीं आ रहा है,
नेक्स्ट डे जॉब पे जाने का मन ही नहीं करता मुझे, मैं सेटिस्फाइड ही नहीं हूँ मेरे जॉब से। तो ये कैसे चलेगा? स्टाफिंग अगर होती प्रॉपरली, मैं मार्केटिंग में अच्छी, मुझे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डालता, आई वुड हैव बीन सो सेटिस्फाइड कि हाँ यार मैं वो काम कर रही हूँ जो मुझे पसंद है, एटलीस्ट मैं अच्छे से काम तो कर पाऊंगी और मैं सेटिस्फाइड होंगी। नेक्स्ट डे जब मुझे ऑफिस जाना होगा, आई बी हैप्पी कि हाँ आई एम डूइंग द वर्क दैट आई लाइक, सो आई हैव नो प्रॉब्लम गोइंग टू द ऑफिस। बराबर। सो जॉब सेटिस्फैक्शन देता है एक एम्प्लॉय को अगर स्टाफिंग हो तो, बिकॉज राइट पर्सन एट राइट जॉब किसका काम है? स्टाफिंग का। इस वजह से लोग सेटिस्फाइड रहते हैं दैट आई एम डूइंग द वर्क दैट आई एम गुड एट। अगर हम कोई चीज में अच्छे होते हैं और हमें वो काम करने देते हैं तो हम बढ़िया तरीके से करते हैं और उससे वाहवाही भी मिलती है, अरे वाह क्या काम किया है आपने, तो हम लोग और ज्यादा, अरे वाह यार मस्त है, मेरे को तो सब आता है, सम सेटिस्फाइड कि हाँ यार ये जॉब तो मेरे लिए बढ़िया है। सो दैट्स द रीजन स्टाफिंग की वजह से जॉब सेटिस्फैक्शन मिलती है। उसके बाद इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शंस। देखिए अगर एफिशिएंट स्टाफ नहीं होगा, अगर एफिशिएंट स्टाफ नहीं होगा तो बाकी के सारे फंक्शंस कैसे हो पाएंगे? ये स्टाफ ही तो है जो लोग सारे फंक्शंस करते हैं ना, बराबर। तो अगर वो लोग ही नहीं है बराबर से तो चलेगा नहीं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? नो फंक्शन विल बी कैरीड विदाउट एफिशिएंट स्टाफ एज द फंक्शंस आर परफॉर्म बाय ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ना, कोई और कर रहा है? किसी और ने जाके प्लानिंग की, किसी और ने जाके ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन किया, किसी और ने डायरेक्टिंग फंक्शन किया? नहीं, ये सारे जो भी काम कर रहे हैं वो कौन कर रहा है? ह्यूमंस कर रहे हैं। तो अगर ये लोग ही बराबर नहीं होंगे तो भाई हमारे बाकी के सारे फंक्शंस कैसे अच्छे से हो पाएंगे? पॉसिबल नहीं है ना। सो दैट्स द रीजन स्टाफिंग इज सो इम्पोर्टेंट। अभी इन सबको अगर आपको याद रखना है तो आप कैसे याद रखेंगे? मैंने आपके लिए इसके लिए ना बहुत बढ़िया सा एक एक्रोनिम सोचा था। देखिए कैसा होता है कि हम लोगों को कुछ पता है, एप्पल का आईफोन, आईपैड, ऐसे बहुत सारे, आईपॉड। तो मैंने वैसे यहाँ पे कौन सा देखा था? व्हाई नॉट मेक इट आई शू। एप्पल ने ना शूज का भी काम शुरू कर दिया है। इसमें से ये दोनों आपके पास दो है, बस दैट्स इट। एप्पल ने ना शूज बनाने का काम भी शुरू कर दिया है फॉर सम स्टूडेंट, को पता नहीं कैसे होंगे उनके शूज, देख लेंगे जब बनाएंगे, कभी ना कभी तो होगा। सो आई शू, ठीक है। तो इसमें आई हमारा कौन सा होगा? इंप्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन। एस हमारे पास एक है, कौन सा? सर्वाइवल एंड ग्रोथ। एच की बात करें, हायर परफॉर्मेंस एंड हेल्प्स इन कंपीटिंग, मैंने आपको कहा ना दो है। ओ हमारे कौन से है? देखिए यहाँ पे ऑब्टेनिंग कंपीटेंट पर्सोनल एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। फिर आ जाते हैं लास्ट ई के ऊपर, इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शंस। हो गया। तो आपको इससे क्या हो जाएगा? आपके सारे पॉइंट्स आपको याद रहेगा, ये एक्रोनिम याद रख लीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग आ जाते हैं स्टाफिंग के प्रोसेस के ऊपर। स्टाफिंग प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है? एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर, फिर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, फिर प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग और उसके बाद कंपेंसेशन, ठीक है। ये तीन है ना एक्स्ट्रा है, ये तीन आपके एक्स्ट्रा है। वैसे ये 5 तक ही होता है बट ये तीन भी आपको करने हैं, ठीक है। ये तीन भी हमें करने, ये एक्स्ट्रा वाले हैं जो एक्चुअल में बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इसे करती है। हमारे पास होंगे ये 5 जो हमें अच्छे से करने हैं, ओके। सबसे पहले एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर की अगर हम बात करें तो क्या होता है? देखिए एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर का मतलब है कि मुझे कितने लोग चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में काफी सारी जॉब होगी, मुझे कितने लोग चाहिए उसके लिए? 10 चाहिए, 15 चाहिए। एस्टिमेट तो निकालना पड़ेगा कि हाँ भाई ये जॉब के लिए मुझे एटलीस्ट 10 लोग तो चाहिए, तभी ये जॉब मेरा अच्छे से हो पाएगा। 10 की जगह अगर मैं सिर्फ 4 लोग करूं तो मेरी काम वो सही से नहीं हो पाएगा। 10 की जगह अगर मैं 15 भी करूं तो फिर वो 5 लोग एवं बैठे हुए हैं तो वो भी नहीं चलेगा। तो एस्टिमेट हमें करना पड़ेगा, हाउ मेनी पीपल डू आई नीड टू फिल वेरियस जॉब पोजिशन। अभी इसमें हम लोग दो चीज करते हैं, ये अच्छे से हमें इसका मीनिंग समझना है। एक है वर्कलोड एनालिसिस और एक है वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस में क्या कहते हैं? नंबर एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस, मुझे कितने लोग चाहिए, दैट इज वर्कलोड एनालिसिस। और वर्कफोर्स एनालिसिस क्या बोलता है? मेरे पास कितने लोग हैं ऑलरेडी। वर्कलोड क्या कहता है? वर्कलोड एनालिसिस कहता है हाउ मेनी पीपल डू आई वांट
Workforce analysis tells me how many people do I have in my organization. So workload analysis अगर मुझे कहता है मेरे पास 15 लोग हैं, वर्कफोर्स एनालिसिस कहता है मेरे पास 10 है. इसका मतलब क्या है? 10 ऑलरेडी है, तो मुझे क्या है, 5 लोग जो है मुझे उन्हें एम्प्लॉय करना पड़ेगा, बिकॉज आई नीड 15, आई हैव 10, आई नीड 5 मोर. ठीक है, दैट इज द डिफरेंस. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? रिक्रूटमेंट करेंगे. अब रिक्रूटमेंट में क्या होता है, मैं लोगों को बुलाती हूँ कि भाई आप अपना सीवी दीजिए, यहाँ पे मैं जॉब वैकेंसी है, गिव मी योर सीवी. रिक्रूटमेंट में हम क्या करते हैं? वी ट्राई कि मैक्सिमम लोगों का हमारे पास सीवी आ जाए. क्यों? ज्यादा लोगों का आएगा तो फिर हमारे पास ऑप्शन होगा ना कि जो बढ़िया वाले हैं हम उनको सिलेक्ट कर पाएंगे. इसलिए रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट में हम लोग सर्च करते हैं कि कौन हमारा एम्प्लॉय बन सकता है. उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? काफी ही ज्यादा हम लोग कि और आए और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज जो है वो हमें और उनके रेज्यूमे मिले और हमें उनके सीवी मिले. इससे क्या होगा? हम लोगों के पास काफी सारे डेटा होंगे जिसमें से हम लोग चूज कर सकते हैं. इसमें क्या है? इसको एक पॉजिटिव प्रोसेस कहते हैं, आपको पता है? तो याद रखना, रिक्रूटमेंट इज कॉल्ड अ पॉजिटिव प्रोसेस. व्हाई इज इट सो? क्योंकि इसमें हम लोगों को बुला रहे हैं ना कि काम भाई ऑर्गेनाइजेशन में आइए आप हमारे. हम लोगों को क्या दे रहे हैं? हम लोगों को ऐसा लग रहा है अरे वाओ यहाँ पे ये है, आई माइट गेट अ जॉब ओवर हियर, चलो मैं अपना सीवी यहाँ पे दे देती हूँ. तो इससे क्या होता है? लोगों में वो पॉजिटिविटी आती है. सो इसलिए इसको एक पॉजिटिव प्रोसेस कहा जाता है. तो अभी एक पॉजिटिव प्रोसेस है तो एक नेगेटिव प्रोसेस भी तो होगा. वो नेगेटिव प्रोसेस कौन सा है? सिलेक्शन. क्यों नेगेटिव? रिक्रूटमेंट में बहुत सारे लोगों का मुझे रेज्यूमे आया, ठीक है, बहुत सारे. मुझे आया 100 लोगों का रेज्यूमे. 100 बढ़िया है यार, 100 इज अ गुड नंबर. अब वो 100 लोगों में से मैंने देखा ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये नहीं, वो नहीं, ऐसे कर करके मैंने क्या किया? मैंने 60 लोगों को बाय बाय कर दिया. मैंने 60 लोगों का रेज्यूमे को बाय बाय किया. तो नेगेटिव प्रोसेस हुआ ना, मैंने इनको निकाल दिया. राइट? दे वोंट बी हैप्पी कि अरे यार रेज्यूमे दिया था, मेरा काम नहीं हो पाया. सो दैट इज द रीजन सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस. क्योंकि इसमें क्या होता है? लोगों को बाय बाय कर रहे हैं जो क्वालिफाइड नहीं लग रहे हैं, या तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं है, हम उन्हें साइड में कर रहे हैं. इस वजह से सिलेक्शन को एक नेगेटिव प्रोसेस कहते हैं. तो सिलेक्शन में हम क्या करेंगे? सबके रेज्यूमे आ गए हमारे पास, उसमें से जो हमें बढ़िया लग रहे हैं उनके हम साइड में रखेंगे, बाकी सबको टाटा बाय बाय कर देंगे. ओके. उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? प्लेसमेंट एंड रिक्रूटमेंट. इसमें हमने तो देख लिया है सिलेक्शन में. अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में हम सिलेक्ट कर दिए हमें कौन कौन एम्प्लॉयज चाहिए. अब ये सिलेक्शन में हमने सबको चूज कर लिया. ये सिलेक्शन है ना, बहुत ही रिगरसली करते हैं, एकदम ही इसको सीरियसनेस से करते हैं. इसकी वजह, इसके दो अच्छी चीज होती है. देखिए, जब भी हमारा सिलेक्शन प्रोसेस एकदम ही ज्यादा डिफिकल्ट हो तो एम्प्लॉय जो है उसको समझ में आ जाएगा कि भाई सो जिनको सिलेक्ट किया दे विल बी सो हैप्पी, राइट, कि इतने सारे टेस्ट पार करके मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ या तो पहुंची हूँ. और दूसरा क्या होगा? देखिए, इनको बेस्ट मिलेंगे. और दूसरा क्या होगा? जैसे मैंने आपको अभी कहा कि भाई इनको पता चलेगा कि कितनी सीरियसनेस से यहाँ पे चीज होती है. आप इसको हवे में मत लीजिएगा, ये ऑर्गेनाइजेशन को बहुत रिजिड होता है, यहाँ पे बहुत रिगरस होगा, तो इसको हवे में मत लेना. और इनको बेस्ट मिलेंगे. इतना ज्यादा वो लोगों ने स्क्रूटिनाइज किया, सब किया, दैट ओके ये नहीं, चलो ये इसमें एक छोटी सी क्वालिटी भी नहीं थी, निकाल दिया उसको. तो इससे क्या होता है? उनको बेस्ट इंसान मिलता है. और जो बेस्ट मिला उन्हें पता चल जाएगा क्या? उन्हें ये पता चलेगा कि कितनी सीरियसनेस से यहाँ पे सारे काम होते हैं. इसको एकदम हम लोगों को लाइटली नहीं ले सकते. फिर प्लेसमेंट एंड रिक्रूटमेंट. प्लेसमेंट और रिक्रूटमेंट दोनों अलग चीजें हैं. प्लेसमेंट क्या कहते हैं? उनको वो पोजीशन दे दो जिनके लिए आपने उनको सिलेक्ट किया है. अगर आपने उनको सिलेक्ट किया था मार्केटिंग में, आपने एज अ मैनेजर सिलेक्ट किया, ठीक है, तो आप उन्हें वहां वो उनको पोजीशन दो. ऐसा मत बोलो अरे सॉरी यार आप एक काम करो, आप अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट के मैनेजर बन जाओ. ऐसा नहीं चलेगा यार. जो पोजीशन के लिए आपने उन्हें सिलेक्ट किया, आपको उन्हें वो पोजीशन देनी पड़ेगी. रिक्रूटमेंट में क्या? ओके, आई एम सो सॉरी अबाउट दिस. यहाँ पे है ना प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन था. ओ माय गॉड, घाई में मैंने गलती से रिक्रूटमेंट लिख दिया. इट इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट.
ओरिएंटेशन में क्या होगा, देखिए ओरिएंटेशन में हम लोग उन्हें ऑर्गेनाइजेशन से वाकिफ कराते हैं कि भाई ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन के ये रूल्स है, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर के बारे में हम उन्हें समझाते हैं, हम उन्हें लोगों से मिलाते हैं कि देखिए आप इनके साथ काम करने वाले हो। वो सब हमारा किस में होता है, ओरिएंटेशन में। ठीक है, इसमें हम देखिए क्या करते हैं, बाकी के एम्प्लॉय से उन्हें मिलाते हैं, उन्हें रूल समझाते हैं, पॉलिसी समझाते हैं, ताकि उन्हें पता चल जाए ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअल में क्या होता है। और वो अकेले फील नहीं करेंगे ना, अपने सारे बाकी के एम्प्लॉय से मिलेंगे तो फिर उनसे बातचीत होगी, तो इट विल बी अ गुड थिंग। बॉन्डिंग भी तो थोड़ी जरूरी है कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन में, अकेले कितने टाइम तक पड़े रहेंगे। इवन वी नीड फ्रेंड्स, करेक्ट। स्कूल में जब हम जाते हैं वी नीड सम पीपल टू टॉक टू, बराबर। आप क्या अकेले अकेले पूरा दिन बैठे रहोगे, किसी से बात नहीं, कुछ नहीं, नहीं चलता ना ऐसा। तो यहाँ पे भी लोगों से फेमिलराइज कराते हैं कि देखिए आप इन लोगों से के साथ आप काम करेंगे, ऐसा है सब। ये किसमें होता है, ओरिएंटेशन में। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन के बाद कौन सी आती है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब देखिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में भी फर्क है। ट्रेनिंग का मतलब क्या है, जो जॉब कर रहे हैं ना उस चीज के लिए उन्हें ट्रेन करना। अगर मुझे कोई मशीन हैंडल करने के लिए दी है, वो मशीन मुझे सही से चलाने नहीं आती, मुझे ट्रेनिंग मिलेगी। ट्रेनिंग मिलेगी कि देखिए इसमें ऐसे करना है, वैसे करना है। तो ट्रेनिंग वो जॉब, पर्टिकुलर जॉब के लिए मिलती है। जबकि डेवलपमेंट है ना, ओवरऑल हमारा डेवलपमेंट होता है, हमारा ग्रोथ होता है डेवलपमेंट में, वो हमें फ्यूचर में भी काम में आता है। सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस बाय विच एप्टीट्यूड, स्किल्स, एबिलिटीज और टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब इज इंक्रीज। एक जॉब करने के लिए हमारी एप्टीट्यूड, एबिलिटी, स्किल को एकदम बढ़ाता है। It is a process of learning new skills and application of knowledge. It attempts to improve the performance of employees on the current job or prepare them for any intended job. कि भाई आपका जो करंट जॉब है उसके लिए आपको प्रिपेयर कर रहा है, आपकी स्किल्स बढ़ा रहा है, या तो आपको जो आगे जाके आपको शायद ये लोग कोई दूसरा पोजीशन देने वाले हैं, तो उसके लिए आपको अभी से वो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं ट्रेनिंग देकर। जबकि आप डेवलपमेंट में क्या देखेंगे, डेवलपमेंट रिफर्स टू लर्निंग अपॉर्चुनिटीज डिजाइन्ड टू हेल्प एम्प्लॉयज ग्रो। भाई उनके ग्रोथ के लिए है ये, सिर्फ एक स्पेसिफिक जॉब के लिए नहीं है, उनका ओवरऑल ग्रोथ हो सके। यहाँ पे क्या कह रहे, इट मीन्स ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल इन ऑल रिस्पेक्ट, हर एक चीज में, सिर्फ जॉब के लिए ही नहीं उनका करना है, जो वो तो ट्रेनिंग हो गया। इसमें हमें उनका ऑल रिस्पेक्ट, हर एक जगह से हमें देखना है दैट उनका ग्रोथ हो सके, ताकि उनको आगे जाके वो काफी हेल्पफुल होगा, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रही है इसमें। ठीक है, सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में काफी ही ज्यादा अंतर है। चलो उनका ट्रेनिंग भी हो गया, डेवलपमेंट हो गया, सब हो गए, 5 फंक्शन हो गए। अब एक्स्ट्रा जो अभी हम 3 बाकी के करेंगे, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें केस स्टडी में ये आ सकते हैं, दे कैन आस्क अस, दैट्स द रीजन इट्स इंपॉर्टेंट। वो सब कर दिया, अभी क्या होगा, उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या है कि हम लोग देख रहे हैं कि भाई कैसा काम कर रहा है, हम उनके काम को इवैल्यूएट करेंगे, हम लोग इवैल्यूएट करेंगे हमारे कुछ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड के हिसाब से। हमारा क्या है स्टैंडर्ड कि दिन के 100 यूनिट तो आपको प्रोड्यूस करने हैं, तो वो उसके हिसाब से हम लोग उनका क्या करेंगे, एकदम अच्छे से इवैल्यूएट करेंगे कि क्या आपने दिन के 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किए या नहीं किए। तो प्री डिटरमाइंड हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं। These standards are made known to employees in advance. उनको पहले से बताना तो पड़ेगा ना। देखो आपके घर पे आपकी मम्मी ने आपको रोटी बनाने के लिए कहा, तो आपने सोचा ठीक है चलो बना देते हैं हम। आपने बनाई 10 रोटी, मम्मी घर पे आई बोली 10 रोटी इतनी कम, भाई क्या है ये, इतनी कम कैसे बना सकते हो। तुमने कहा अरे आपने क्या मुझे बताया था कितनी रोटी बनानी है, नहीं ना, then how can you expect कि मुझे पता होगा मुझे कितनी बनानी है। So it's not okay, right? She has to tell you how many chapatis you have to make. Same over here. एक मैनेजर को एम्प्लॉय को बताना पड़ेगा कि देखिए आपको इतना इतना तो आपका प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड है, आपको ऐसे काम करना है। तो उससे क्या होगा, वो लोगों को भी पता चलेगा ना, हाँ ठीक है चलो मुझे दिन के 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं। वो लोग भी उस हिसाब से काम करेंगे ताकि क्या हो सके, वो लोगों का जो भी गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है वो टाइम का, वो लोग वो फुलफिल कर सके। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बताना। ठीक है, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या होता है, हम लोग जॉब डिफाइन करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करते हैं कि हाँ यू हैव डन वेल और यू हैव नॉट डन वेल। फिर उन्हें फीडबैक देंगे कि अगर अच्छा किया है तो वेरी वेल,
अच्छा नहीं किया है तो इट्स ओके, बट डू इट बेटर नेक्स्ट टाइम, व्हाट चेंजेस दे हैव टू मेक, ये सारी चीजें इसमें बताई जाती है। ये हो गया। उसके बाद क्या आता है, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। देखिए यार सब हो गया, पर अभी उसके बाद इन्हें प्रमोशन भी तो देना पड़ेगा कि नहीं। हमेशा क्या आप उन्हें एक ही पोजीशन पे रखेंगे, उन्हें भी तो आगे बढ़ना है लाइफ में। दे कांट बी एट वन प्लेस फॉर देयर होल लाइफ। प्रमोशन बहुत जरूरी है। और उनका करियर प्लानिंग कि भाई आगे जाके क्या क्या करना है, आगे जाके यहीं पे रहना है। लेट्स डिसाइड व्हाट डू यू वांट, वेयर कैन यू रीच, तुम्हारा पोटेंशियल क्या है, ये सब भी बहुत जरूरी है। ओके उसके बाद आता है कंपेंसेशन। कंपेंसेशन का मतलब क्या है, रिवॉर्ड देना। आप उन्हें सैलरी तो दे रहे हो, इज इट इनफ? सैलरी के साथ साथ आप उन्हें क्या दे सकते हैं, कोई भी हम उन्हें फाइनेंशियल पेमेंट। देखिए फाइनेंशियल पेमेंट या तो इनडायरेक्ट पेमेंट। फाइनेंशियल पेमेंट का मतलब अगर आप देखिए उन्हें बोनस दे दिया, आप उन्हें पैसे दे रहे हो, तो ये फाइनेंशियल पेमेंट। बट इनडायरेक्ट पेमेंट में आपने क्या कर सकते हो, इनडायरेक्ट पेमेंट में आप उन्हें ये दिया, ओह वाओ सो वेल यू हैव डन योर वर्क, आप उन्हें क्या कर रहे हो, सबके सामने आप उनकी तारीफ कर रहे हो, दैट इज इनडायरेक्ट पेमेंट। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पूरे के पूरे स्टेप्स ऑफ व्हाट, स्टाफिंग। ये है हमारे स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग। टोटल है 8, हमें वैसे 5 करने हैं बट ये 3 भी हमें करने ही पड़ेंगे। बराबर, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग आ जाएंगे रिक्रूटमेंट के ऊपर। रिक्रूटमेंट में हम थोड़ा अभी डिटेल में बात करेंगे। रिक्रूटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं लोगों को कि भाई आप आइए यहाँ पे जॉब कीजिए, आप लोगों को ये मिलेगा वो मिलेगा। वी आर अट्रैक्टिंग पीपल ताकि वो हमें हमारा उनका रेज्यूमे यहाँ पे दे दे। ठीक है, यहाँ पे क्या कर, देखिए एक बार रीड कर लेते हैं। रिक्रूटमेंट मीन्स इंक्लूडिंग और अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर वेकेंट जॉब। और लोगों को बुला रहे हैं कि भाई यू आल्सो अप्लाई, एवरीवन अप्लाई ओवर हियर फॉर दिस वेकेंट जॉब। इट मीन्स सर्चिंग फॉर कैंडिडेट, सर्च कर रहे हैं हम लोग, जो लोग ये वेकेंट रोल है, जो ये जॉब हमारी एक जगह खाली है, वो जगह को कोई ऑक्यूपाई कर सके। इंपॉर्टेंट फंक्शन क्यों है ये, वाई इज इट एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन? अगर आपको पूछे क्या है इसका रीजन, the result of recruitment function is receiving large number of applications to make selection from। अगर रिक्रूटमेंट होगा तभी तो सिलेक्शन हो पाएगा ना। देखिए मेरे पास इतने सारे लोगों ने अप्लाई किया, अगर लार्ज लोग अप्लाई करेंगे तो उसमें से मैं बेस्ट इंसान को चूज कर पाऊंगी। अगर 1-2 लोगों ने ही अगर मेरे पास दिया होता, अपना जॉब के लिए अप्लाई किए होते, आई वोंट बी एबल टू सिलेक्ट द बेस्ट वन, राइट? तो इसलिए रिक्रूटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलो रिक्रूटमेंट में भी अभी प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट के प्रोसेस पर आते हैं, बहुत इजी है, 4 ही है, कुछ दिक्कत वाला नहीं है। पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई हमें लेबर सप्लाई किस तरीके का चाहिए, कैसे लोग हमें चाहिए, वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम इवैल्यूएट करेंगे। भाई देखिए सबसे पहले तो आइडेंटिफाई में हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, एक बार आपको वापस बता देती हूँ कि हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, कौन से सोर्सेस है जहां जहां से हम लोगों को एप्लीकेशन मिल सकता है। फिर वो सोर्सेस को हम लोग सही तरीके से इवैल्यूएट करेंगे कि कौन सा सोर्स अच्छा है, कौन सा नहीं है। फिर उसमें से हम लोग चूज करेंगे, 1 चूज करेंगे, 2 चूज करेंगे, वी डोंट नो। आपको मैं बताऊंगी भाई, डोंट वरी कौन से टाइप्स है रिक्रूटमेंट के, वी विल डू दैट। बट अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ पे ये देख लेते हैं। फिर हम उसमें से चूज करेंगे, चूज करने के बाद हम वहां से लोगों को अट्रैक्ट करेंगे कि आइए आइए हमारे वहां पे जॉब के लिए अप्लाई कीजिए, काम काम। तो वैसे हम क्या करेंगे, उन्हें अट्रैक्ट करेंगे। 4 स्टेप है, आइडेंटिफाई, इवैल्यूएट, चूज एंड देन लास्ट इज अट्रैक्ट एंड मोटिवेट। याद रह गए, आइडेंटिफाई, इवैल्यूएट, चूज, अट्रैक्ट एंड मोटिवेट। ठीक है, ये 4 है हमें जो याद रखने हैं। दैट्स इट, ये है हमारा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस। हर एक जगह पे आपको नहीं दिया है, आपको यहाँ पे मैं दे रही हूँ आपको ये, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा देखना वीडियो। चलो अब रिक्रूटमेंट के सोर्सेस की अगर हम बात करें तो कि हम कहाँ से, हमने ये तो देखा कि अलग अलग सोर्सेज है। अरे भाई सोर्सेज तो है, आई अग्री, बट अभी वो हम लोगों को चाहिए, वी वांट एवरीवन टू अप्लाई फॉर द जॉब, बट हमारे पास सोर्सेज तो चाहिए ना, कि हम लोग ने चलो इन लोगों को बताया कि आप लोग
रिक्रूट की आप लोग अप्लाई कीजिए, तो किसी और ग्रुप को बताया यू अप्लाई। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोगों को सोर्स डिसाइड करना था। तो सोर्सेस कौन से हैं? सबसे पहले तो हमारे पास होता है इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। वी हैव इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल कितना छोटा है ना, सिर्फ 2 है, ट्रांसफर एंड प्रमोशन, बस हो गया। क्या है इसमें? ट्रांसफर एंड प्रमोशन। इसमें बहुत ज्यादा है। इसमें है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर, एडवर्टाइजमेंट, एम्प्लॉय एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉय रिकमेंडेशन, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, एडवर्टाइजिंग, वेब पब्लिशिंग। नाम बहुत सारे हैं ना, आई एग्री, बट बहुत इजी है। आप लोगों को जब एक्सप्लेनेशन बताऊंगी ना, आप बोलोगे कि अरे वाह इतना इजी था। बहुत इजी है। सबसे पहले तो हम ट्रांसफर और प्रमोशन की बात करते हैं। ट्रांसफर का मतलब क्या है? तबादला। किसी को अगर हिंदी में पता हो तो मतलब क्या करना है, एक जगह से दूसरी जगह पे उनका ट्रांसफर कर दिया। मानो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसके मुंबई ब्रांच में थी, मेरे को बोला नहीं भाई आप एक काम कीजिए, आप दिल्ली के ब्रांच में बैठिए। तो ये मेरा क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ। मैं कहाँ गई? मुंबई से दिल्ली गई। ठीक है, सो इसको कहते हैं ट्रांसफर। इसमें मेरा जो जॉब है ना, मेरा वो ही पोजीशन रहेगा। अगर मैं एक कंसल्टेंट हूँ, अगर मैं एक यहाँ पे मुंबई में मैं एक कंसल्टेंट थी, यहाँ पे भी मैं कंसल्टेंट ही रहूंगी। इसमें कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल पोजीशन मेरा वही है, बस सिर्फ मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रही हूँ, बराबर। दैट इज ट्रांसफर। प्रमोशन मतलब क्या होता है? प्रमोशन मतलब मैं वर्टिकल ऊपर जा रही हूँ चेन में। पहले मानो मैं कंसल्टेंट थी, अब मुझे क्या बना दिया? मैनेजर। तो मेरा क्या कर रहे हैं ये लोग? मैं वहीं पर हूँ, मैं मुंबई में ही हूँ, पर मैं कंसल्टेंट से मैनेजर बन गई हूँ। ये होता है प्रमोशन। देखिए ये तो इजी है, ये आपको भी पता है। ट्रांसफर और प्रमोशन वर्ड हमने काफी बार सुन चुके हैं। सो देयर इज नथिंग मोर डिफरेंट दैट आई कैन से। बट इसमें क्या होता है? देखिए ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये कैसा होता है? वर्टिकल। क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, ये पोजीशन से मैं ऊपर की तरफ गई ना, प्रगति हो रही है। जब भी प्रगति होती है हम बोलते हैं ना कि हम आई हैव क्लाइंब द लैडर ऑफ सक्सेस। तो वो लैडर क्यों? क्योंकि ऊपर जा रहा है ना हम, तो सक्सेस कैसे मिलती है? ऊपर जाने पर। तो इसलिए कैसा है? वर्टिकल है। और ये कैसा है? हॉरिजॉन्टल। अब आते हैं एक्सटर्नल, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होता है पता है? एक ऑफिस जो है वो अपने बुलेटिन बोर्ड पे बाहर लगा देती है, जॉब के लिए आइए आइए आइए, देयर इज अ वैकेंसी। लोग ये देखेंगे, उन्हें पता चलेगा। सो अगर समझो वो लोग ने कहा कि जो जो लोगों को यहाँ पे अप्लाई करना है, एक काम कीजिए आ जाइएगा 27 तारीख को, 28 तारीख को, वॉटेवर। तो लोग वो वहां पे वो डेट पर जाएंगे, वो टाइम पे जाएंगे, और वहां पे फिर उनकी बातचीत होगी। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सीधा गेट के उधर लगा दिया, काम खत्म। बहुत सस्ता पड़ता है ना ये, तो दैट इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। कैजुअल कॉलर्स। देखिए काफी बार क्या होता है कि जॉब में है ना, अभी फिलहाल वैकेंसी नहीं है, बट लोगों का क्या होता है कि जॉब नहीं है तो सब जगह अप्लाई करते रहते हैं ना, यहाँ पे अप्लाई कर दूं, वहां पे कर दूं। बट सिंस वैकेंसी नहीं है तो उन्हें जॉब कैसे मिलेगी? पॉसिबल नहीं है। तो पर क्या करते हैं आपको पता है? ऑर्गेनाइजेशन वाले इन सब के रेज्यूमे अपने पास संभाल कर रखते हैं। दे आर लाइक कि अभी वैकेंसी नहीं है, अगर आगे जाके हुई तो इस वजह से सारे रेज्यूमे वो लोग संभाल के रखते हैं। जब वैकेंसी आती है तो वो लोग क्या करते हैं, ये जो उनकी फाइल है पूरी, वो निकालते हैं और देखते हैं कि देखिए इतने सारे तो हमें आए थे रेज्यूमे, इसमें से ही अगर हमें कोई क्वालिफाइड मिल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट कैजुअल कॉलर इज। ये भी बहुत सस्ता पड़ता है, क्योंकि इसमें क्या है कि हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट है। लिस्ट अगर ऑलरेडी है तो हमें दिक्कत नहीं आती। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट। भाई एडवर्टाइजमेंट कहाँ? न्यूज़पेपर, जर्नल्स, वो सब जगह। आपने अगर कभी मूवी में देखा होगा, लोग होते हैं ना बेचारे एकदम अनएम्प्लॉयड लोग, बेरोजगार लोग, ऐसे अपना पहले की मूवीज में होता था, न्यूज़पेपर लेके बैठे और देख रहे, ओ जॉब है, चलो टिक, ऐसे सर्कल कर देते थे ना, वैसा ही एडवर्टाइजमेंट में ये होता है। देखिए डिफरेंस है यहाँ, ये एडवर्टाइजमेंट एंड एडवर्टाइजिंग इन टीवी, ये इसको टीवी मान लेते हैं, ठीक है। ये दोनों अलग है, ये एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स है, और ये टीवी में है। सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज कि भाई 2 बार क्यों लिख दिया, इनको पता नहीं है क्या? ये अलग है इसलिए लिखा है, ठीक है, डोंट वरी।
तो इसमें क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं इसमें बताते हैं, हम लोग बताएंगे इसमें ये भी हमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आपकी सैलरी कितनी होगी, सब कुछ इसमें ये लोग थोड़ा डिटेल दे देते हैं। डिटेल दे देते हैं तो उससे क्या होता है कि लोगों को आसानी पड़ती है कि हाँ भाई हम लोग ये जॉब के लिए क्वालिफाइड है या नहीं। अगर नहीं है तो लोग फिर देंगे ही नहीं ना, उनको पता है कि भाई इसमें लगना ही नहीं है। अगर मेरी जॉब के क्वालिफिकेशन में न्यूज़पेपर में आया तो वो इंसान के पास पीएचडी होना चाहिए, मेरे पास नहीं है तो मैं अप्लाई नहीं करूंगी, क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं, मुझे पता है नहीं मिलने वाली, तो लेट इट बी। उसके बाद एम्प्लॉय एक्सचेंज। एम्प्लॉय एक्सचेंज में कैसा होता है कि भाई वो एक्सचेंज होता है ना, इसका एम्प्लॉय यहाँ पर वैसे, तो दैट इज एम्प्लॉय एक्सचेंज। बहुत ईजी है, मैं आपको एक बार वापस से समझा देती हूँ। यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय एक्सचेंज में हमारे पास क्या कह रहे हैं, देखिए एक गवर्नमेंट रन करती है जिसमें क्या होता है, वो लोग ये अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब के लिए जो भी अनएम्प्लॉयड पर्सन होता है ना, इसमें एक्सचेंज कैसे हो रहा है मैं आपको वो समझाती हूँ। जो भी अनएम्प्लॉयड इंसान है वो लोग क्या करेगा, गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करवाएगा अपने आप को, गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करवाएगा। फिर क्या होता है, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत होती है दैट वी वांट एम्प्लॉयज, और वो लोग गवर्नमेंट एजेंसी के पास गए तो लोग बोलेंगे ओ वी हैव दीज पीपल, चलो ले लो। तो इसमें क्या हो गया, वो एक्सचेंज हो गया ना, दैट दे हैड देम, तो उन्होंने उन्हें ये इंसान दे दिए। इसमें एक प्रॉब्लम बहुत है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, अब अपडेट नहीं करते अपनी लिस्ट को, अपडेट नहीं करते कि भाई कैसे है, क्या है, किसकी क्या क्वालिफिकेशन है, कुछ अपडेट बराबर से होता नहीं है। इस वजह से लोग इस पे इतना मानते नहीं है। सो जस्ट रिमेंबर, एम्प्लॉय एक्सचेंज प्रोग्राम कौन रन करता है, गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट करती है। वापस से अभी हम और आगे बढ़ जाते हैं, प्लेसमेंट एजेंसीज। जैसे गवर्नमेंट कर रही थी ना ये काम, वैसे अभी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन प्लेसमेंट एजेंसीज होती है, प्राइवेट इंडिविजुअल इसे ओन करते हैं, गवर्नमेंट के नहीं है। यहाँ पे भी सेम होगा, कुछ लोग होंगे जो उनके पास आएंगे, अपने आप को देंगे, अपना पूरा रेज्यूमे और वो सब देंगे, और उसके बाद अगर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कोई एम्प्लॉयज तो लोग इनके पास जाएंगे। ठीक है, इनके पास जाएंगे, पूरा फंक्शन भाई रिक्रूटमेंट का, सिलेक्शन का, सब कुछ वो लोग करते हैं ऑन बिहाफ, पूरा का पूरा करते हैं। इनके पास काफी सारे कैंडिडेट्स का बायोडेटा पड़ा हुआ होता है। तो जब भी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयज की जरूरत है, अगर उनके पास वेकेंसी है तो लोग क्या करेंगे, इनके पास जा सकते हैं। उसके बाद कैंपस रिक्रूटमेंट, कॉलेज में सब जगह जाएंगे कंपनीज, और वहां से लोगों को कहेंगे कि भाई अप्लाई कीजिए, अप्लाई कीजिए। मेरे कॉलेज में भी हुआ था, इवन आई अप्लाइड फॉर दैट। ओके, सो कैसा हुआ था, मैं आपको मेरा एग्जाम्पल बताती हूँ कि हमारे कॉलेज में है ना प्लेसमेंट सेल होता है। अगर आपने 2 स्टेट्स देखी होगी आपको पता होगा भाई उसमें कैसे लोग, कंपनीज आई थी वहां पे, और कंपनीज के आने के बाद उनका इंटरव्यू हुआ था, सिलेक्शन सब हुआ था, सब वहीं के वहीं खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे कैंपस रिक्रूटमेंट में एक्चुअली ऐसा होता है कि जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो एक किसी भी कॉलेज में जाती है और वहां से फ्रेशर्स को लेते हैं, वो लोग अपॉइंट सिलेक्ट करते हैं। आईआईएम हो गया, आईआईटी हो गया, नॉर्मल कॉलेजेस में भी वो लोग जाते हैं। काफी सारे जो कॉलेजेस हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप होता है, इसलिए वो सारे ऑर्गेनाइजेशन वहां पे जरूर जाते हैं। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय था उसने किसी को रेकमेंड किया। मानो कि मैं अगर कहीं पे जॉब कर रही हूँ और मैं आई नो समवन, मेरी एक फ्रेंड है, उसको अभी जॉब की तलाश है एंड मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब वैकेंसी है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं मेरी फ्रेंड का नाम रेकमेंड कर रही हूँ कि भाई आप इसको अपॉइंट कर सकते हैं, शी इज वेरी गुड, इसको सब आता है, ये वो सब बढ़िया है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं रेकमेंड कर रही हूँ। एम्प्लॉय रिकमेंडेशन के थ्रू है ना बहुत जल्दी से जॉब मिलने की चांसेस है। ऐसा क्यों, क्योंकि एम्प्लॉय को ऑलरेडी लोग जानते हैं, ये लोग उसका बैकग्राउंड चेक है इनके पास, तो वो लोग सोचेंगे भाई इसका इतना बराबर है और ये एम्प्लॉय मुझे कह रही है कि ये इंसान अच्छी है, तो वो लोग मुझ पर भरोसा करेंगे। इस वजह से वो भी होता है, इसके थ्रू भी वो लोग रिक्रूटमेंट होती है। फिर लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। अब लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, इसमें एक है ना इंसान है, ठीक है, मानो ये है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, मुझे अगर अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लोग चाहिए, मैं इसके पास जाऊंगी, मैं बोलूंगी भाई मुझे देख, ये एक काम है, इसके लिए मुझे 50 लोग चाहिए अनस्किल्ड लेबरर। ये जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है ना, इसके पास बहुत सारे ऐसे लेबरर्स है, इसने अपने पास बहुत सारे हैं, वो उसमें से बोलेगा 50 लोगों को जाइए आप यहाँ पे, इसका ये काम है वो कर देना है। तो इससे हमें क्या होता है, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबरर्स हमें काफी मिल जाते हैं। एक प्रॉब्लम है इसमें,
अगर ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला गया तो उसके साथ साथ जो सारे लेबरर्स आए थे ना वो भी बाय बाय कर देंगे। वो बोलेंगे हम तो इसकी वजह से आए थे, अगर यही निकल गया तो हम यहाँ पे क्या करें, अब वी आर लीविंग। सो ये है हमारा लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। आगे अभी हम आते हैं एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन। जैसे मैंने आपको कहा ना, एडवर्टाइज करते हैं, देखिए कितना बढ़िया, ऐसे मैंने आपको बताया है एडवर्टाइजमेंट होगा कि जॉब पोजीशन है यहाँ पर, ऐसे है, आपको इतनी सैलरी मिलेगी, पूरा आपको बढ़िया तरीके से वो लोग डिस्क्रिप्शन देते हैं कि यार देखिए ऐसा ऐसा है, हमें क्या क्वालिटीज चाहिए, सब कुछ बता देंगे। ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल भी बता देंगे। तो इससे क्या होता है, हमें भी पता चलेगा ना, हाँ हम जो ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं वो कैसी है, हमें सब कुछ डिटेल वहीं पे पता लगेगा। वेब पब्लिशिंग, naukri.com, पता है कि नहीं पता, हमें जरूर पता है, मुझे पता है, आप सबको पता है। ये सारे क्या है, ये सारे वो सारे साइट्स है जिसपे लोग जॉब ढूंढते तो है बट लोग एम्प्लॉयज भी ढूंढ रहे हैं। ये उन लोगों के लिए, जैसे जॉब सीकर एंड जॉब, ये देखो फाइंडर, दोनों यहाँ पे जाते हैं। देखो मुझे अगर जॉब चाहिए तो मैं वहां पे अपनी रेज्यूमे डाल दूंगी कि भाई कहीं ना कोई देख लेगा। और कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो लोग एम्प्लॉयज ढूंढ रहे हैं तो वो लोग क्या करेंगे, naukri.com पे जाएंगे और वो लोग देखेंगे ओ ये लड़की के पास तो वो सारी क्वालिफिकेशन जो है जो हमें चाहिए, और ये तो नौकरी भी ढूंढ रही है, एक काम कर लेते हैं ना, हम इसे अपॉइंट कर देते। तो ये हो गया हमारा वेब पब्लिशिंग। आई होप सो दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। अभी मैं आपके साथ इंटरनल और एक्सटर्नल के क्या करूंगी, मेरिट्स और डीमेरिट्स करने हैं मुझे आपके साथ। देखिए इंटरनल के मेरिट्स क्या होते हैं, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है कि अरे वाह यार ये लोग बाहर से ना जाकर हमें इन्होंने चूज किया, मोटिवेट होंगे कि हाँ यार हम और बढ़िया काम करेंगे, हम लोगों को इतना ये लोग हम पे भरोसा करते हैं, वी विल डू मोर फॉर देम। सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट, सिंप्लीफाई यार फटाफट हो जाता है, क्या ही दिक्कत है इसमें, जल्दी से हमको पता है कि इंटरनल में यही है, इसको हम लोगों को करना है, सिलेक्ट फटाफट से कर देते हैं हम लोग और फिर उन्हें बता देते हैं आप ये जॉब पे चले जाइए। इंडक्शन ट्रेनिंग की क्या जरूरत है, इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होता है, एक एम्प्लॉय को पूरा समझाना क्या करना है क्या नहीं करना है। इन सबसे पहली जो ट्रेनिंग होती है, जरूरत ही नहीं है इसकी तो पहले से हो चुकी है, अब वापस वापस क्या करना, पैसे बच गए। शिफ्टिंग सरप्लस वर्क, सरप्लस वर्क को शिफ्ट कर रहे हैं। मानो जब ट्रांसफर की बात कर रही हूँ, मुंबई से दिल्ली क्यों किया, मुंबई में ज्यादा लोग थे, दिल्ली में कम लोग थे, इसलिए थोड़े लोगों को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया ताकि बैलेंस बना रहे। उसके बाद इकोनॉमिकल, अरे सस्ता पड़ता है यार बहुत, अगर हम एक्सटर्नल में करने जाए ना बहुत महंगा पड़ता है, ये खर्चा वो खर्चा, इसमें ये सारे खर्चा नहीं, इकोनॉमिकल सस्ता हो गया। ऑर्गेनाइजेशन तो हर एक जगह से ट्राई करती है ना, पैसे बचे, हो गया उनका काम। फिर डीमेरिट्स तो होंगी, नया फ्रेश टैलेंट मिल नहीं पाता है ना भाई, पुराने पुराने कोई हम लेते रहेंगे तो नया टैलेंट कहाँ से मिलेगा, वी वांट सम फ्रेश टैलेंट, मिलेगा नहीं इंटरनल की वजह से, बिकॉज वी नो देम। है लेथार्जिक हो जाता है यार एकदम कि है ठीक है यार चलो कोई नहीं आराम से करेंगे, थोड़ा ऐसे वो लोग आलसी टाइप हो जाते हैं। नई कंपनी के लिए तो कहाँ से ही सूटेबल होगा यार, नई कंपनी अभी अभी खुली है, कहाँ से ट्रांसफर और कहाँ से प्रमोशन करेंगे, थोड़ा टाइम लगता है यार प्रमोशन के लिए, ट्रांसफर के लिए भी इतनी होनी तो चाहिए ब्रांच, है ही नहीं तो फिर इनको तो एक्सटर्नल पे ही भरोसा करना पड़ेगा नई कंपनी को। स्पिरिट ऑफ कंपटीशन चले जाता है, कंपटीशन का वो जो होता है ना, दैट आई वांट टू डू बेटर, मैं इससे मस्त करूंगा, है ही नहीं अभी इनको। तो लोग सोचेंगे नहीं यार क्या है भाई, आई एम गुड ओनली, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, मुझे किसी से कोई कम कंपटीशन नहीं करना है। प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है क्योंकि लेथार्जिक हो गए, आलसी बन गए इतने, कहाँ से अच्छे से काम कर पाएंगे, जो हिसाब से पहले काम करते थे वैसा भी इनका काम नहीं होगा, काम उनका थोड़ा क्वालिटी गंदी हो जाएगी। तो ये सारे मेरिट्स है और ये सारे डीमेरिट्स है। तो डिपेंड करता है एक्चुअली, इफ आई टेल यू कि यार क्या ये हमारे लिए अच्छा है या नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ जॉब इट इज, की जरूरत है या नहीं है। सो कंप्लीटली डिपेंड्स, और ऑर्गेनाइजेशन के हर एक ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी है, क्या उन्हें इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट उनके लिए बेटर है या नहीं। जैसे इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स है वैसे ही एक्सटर्नल के भी तो मेरिट्स और डीमेरिट्स होंगे। देखो एक्सटर्नल में आपको अगर मेरिट में देखने जाए, क्वालिफाइड पर्सोनल मिलेंगे यार आपको एकदम बढ़िया वाले, क्योंकि आप चूज कर रहे हो ना, क्वालिफाइड लोग ही आप चूज करोगे, आप क्यों ऐसे तैसे लोगों को चूज करोगे, क्वालिफाइड मिलेंगे, बहुत सारी चॉइस,
मैंने आपको क्या कहा था, 100 लोग आए मेरे पास, उसमें से मैं चूज कर रही हूँ, चॉइस कितनी सारी है मेरे पास, बढ़िया ही चीज हो गई ना। तो ये एक है, फ्रेश टैलेंट मिलेगा आपको, ऐसे लोग मिलेंगे आपको जिनके पास एकदम अलग सोच है, who think out of the box, you will be able to find such people। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बढ़ता है भाई, अगर मैं बाहर वाले लोगों को लेकर आती हूँ, इफ देयर आर अदर पीपल इन माय ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग सोचेंगे ओ माय गॉड दिस पर्सन इज सो अमेजिंग, आई हैव टू डू वे बेटर देन दिस पर्सन। कंपटीशन स्पिरिट जो होता है वो बढ़ जाता है एकदम। डिसएडवांटेज तीन ही है, एग्जिस्टिंग स्टाफ एकदम डिससैटिस्फाई होगा, वो बोलेगा हाँ हम लोग यहाँ बैठे हैं, आपको हमारे, आपने हमको नहीं देखा और आप बाहर से लोगों को रिक्रूट कर रहे हो, वेरी गुड, वी डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। डिससैटिस्फाई हो जाते कि भाई ये तो गलत बात है यार, आप हम लोगों को देखते, आप हम लोगों में से किसी को सिलेक्ट करते, बाहर जाने की क्या जरूरत थी, इसलिए दे आर नॉट हैप्पी। भाई लेंदी प्रोसेस है यार, बहुत लेंदी प्रोसेस है रिक्रूटमेंट में। तो यार पहले तो सोर्स चूज करो, उसको बाद में समझो, उसमें से ध्यान से देखो, फिर सिलेक्ट करो, इंटरव्यू, ये वो इतना कुछ होता है कि भाई इंसान थक जाता है। कॉस्टली भी है, सिर्फ लेंदी नहीं, पैसे भी बहुत लगते हैं इसमें, इस वजह से इसके थोड़े से डिसएडवांटेज भी है। समझ गया अच्छे से? रिक्रूटमेंट के इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स हमने देखे कौन से हैं, और इंटरनल के मेरिट्स डीमेरिट्स, एक्सटर्नल के मेरिट्स और डीमेरिट्स हमने किए, बराबर। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, अब आते हैं सिलेक्शन पे। सिलेक्शन देखो ना कितना छोटा सा है ना। सिलेक्शन में हम क्या करते हैं आपको पता है, रिक्रूटमेंट में इतने सारे लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया था ना, बहुत सारे लोगों ने किया, मैं ज्यादा नहीं बना पाऊंगी यहाँ पे, पर थोड़े से आपके लिए ऐसे ह्यूमन फिगर भी वैसे मेरे बहुत खराब बन रहे हैं, है ना, ठीक है यार, स्टिक ह्यूमन फिगर आप लोग समझ जाइएगा, ओके। सो इतने सारे लोगों ने मेरे वहां पे जॉब के लिए अप्लाई किया, तो फिर क्या होगा, अप्लाई किया है तो फिर उसमें से मैं सबको तो जॉब नहीं दूंगी, बराबर। सबको जॉब कौन देता है यार, 100 लोगों ने अप्लाई किया, 100 लोगों को जॉब दूंगी क्या, नहीं। इन लोगों का मैं रेज्यूमे देखूंगी, कौन मुझे अच्छा लग रहा है उसमें से मैं लोगों को सिलेक्ट करूंगी। इसमें क्या कर रही हूँ मैं, सिलेक्ट कर रही हूँ, चलो तुम बराबर लग रहे हो, तुम्हें सिलेक्ट करती हूँ, चलो और तुम्हें सिलेक्ट करती हूँ। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई और चूज करते हैं बेस्ट पर्सन आउट ऑफ द नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। इतने सारे लोग थे, उसमें से मैंने जो सबसे बढ़िया वाले थे मैंने उनको चूज किया, दैट इज सिलेक्टिंग, दैट्स इट, हो गया। चलो अभी हम लोग आ जाते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले होती है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, फिर एक टेस्ट होती है, टेस्ट के बाद उनकी इंटरव्यू होती है, उसके बाद रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक होगा, उसके बाद आता है हम लोग डिसीजन लेते हैं कि क्या भाई करना है कि नहीं करना है इनको, हमें सिलेक्ट डिसाइड करते हैं। वो डिसाइड करने के बाद उनका एग्जामिनेशन होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन, हम देखेंगे क्या ये फिट है कि नहीं, ये एकदम ऐसे वीक इंसान है, वो सब देखेंगे। फिर इनको जॉब ऑफर देंगे, एक ऑफर लेटर देते हैं, इसमें ऑफर लेटर मिलता है। अब वो ऑफर लेटर बाद में एक्सेप्ट होने के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि आप हमारे वहां पे जॉब कर रहे हो, उसमें सब कुछ, सैलरी कितनी, आप कब से ज्वाइन करेंगे, वो सब कुछ आएगा। तो ये है हमारा क्या, ये है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस। तो आपने अगर अभी तक देखा होगा, हमने स्टाफिंग की प्रोसेस किया, हमने रिक्रूटमेंट का प्रोसेस किया, अब हम करेंगे सिलेक्शन का प्रोसेस, ठीक है। ये तीसरा हमारा प्रोसेस है, चैप्टर में बहुत सारे प्रोसेसेस है, फटाफट से आ जाते। चलो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में क्या होता है, जो अनक्वालिफाइड लोग होते हैं ना, उनको बाय बाय कर देते हैं कि भाई तुम लोग काम के नहीं हो, निकलो अभी के अभी निकलो यहाँ पे, हम लोगों को आप नहीं चाहिए, यू ऑल आर एक तो अनक्वालिफाइड, आप लोग यहाँ पे जॉब के लिए दे रहे हो, हमने आपको बोला था या नहीं आपको नहीं चलेंगे, तो भी आपने अपना यहाँ पे रेज्यूमे दिया, ऐसे कैसे, बाय बाय, गो राइट नाउ, ठीक है। तो इसमें अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स को एलिमिनेट कर देते हैं। फिर आती है सिलेक्शन टेस्ट, जिन जिन लोगों को सिलेक्ट कर दिया उनकी एक टेस्ट होगी, वो टेस्ट में वो लोग क्या क्या देखते हैं, वो टेस्ट में उनका एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, इंटेलिजेंस, सब कुछ वो लोग उनका समझने की कोशिश करते हैं। ये टेस्ट देखो, सारी टेस्ट नहीं रखेंगे, कुछ कुछ टेस्ट रखते हैं। अभी वो टेस्ट में अगर एक इंसान क्लियर हो गया, अब जाएगा नेक्स्ट स्टेप पर। अभी तो तीसरा स्टेप है भाई, बहुत सारे है।
एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, मेरे सामने बैठेंगे, मैं अकेली यहाँ बैठी हूँ, या तो 1-on-1 इंटरव्यू होगा, या तो ऐसे मेरे सामने 3 लोग बैठे और मेरे पे बम्बार्डिंग चालू, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सारे तरीके के मुझसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जानने के लिए कि भाई मुझे सब आता है या नहीं आते, या तो ऐवी हूं मैं। इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में वो लोग मुझे और अच्छी तरह से जानने की कोशिश करते हैं। रेज्यूमे में तो जो लिखा था वो तो है, चलो बढ़िया है, इसके अलावा और क्या है मेरे में, ऐसी क्वालिटीज, ऐसी कौन सी खूबियां हैं, तो वो लोग क्या किस में देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में वो लोग मुझे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। चलो इसमें भी मैंने सिलेक्ट हो गई। अब आएगा रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। जो कैंडिडेट है उसे किसी 2-3 लोगों का रेफरेंस मांगेंगे वो लोग, और वो रेफरेंस में कैसा होगा, मैं या तो मेरी टीचर्स का दे सकती हूँ, या तो मैं जहाँ पहले जॉब कर रही थी वहां के लोगों का दे सकती हूँ। इसमें वो लोग क्या करेंगे, इनको कॉल करेंगे और बोलेंगे, पूछेंगे उन्हें कैसी एम्प्लॉय थी ये, अच्छी थी, अच्छे से काम करती थी, सब आता है नहीं आता, अच्छे से लोगों के साथ रहती थी या नहीं, झगड़ालू तो नहीं है, क्या आपने इसको निकाला या इसने खुद ने अब जॉब छोड़ी है। सारे क्वेश्चंस पूछेंगे जानने के लिए। भाई जानना उनको भी जरूरी है ना कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम, क्योंकि इंटरव्यू में व्हाट विल आई डू, इंटरव्यू में तो मैं यार झूठ ही बोलूंगी। अगर वो लोग पूछेंगे मुझसे कि क्या आप लेट तक काम कर सकते हो, मैं बोलूंगी हाँ हाँ ऑब्वियसली आई कैन, आप मुझे 10 बजे 12 बजे तक बिठा लो मैं काम कर लूंगी। बट फिर जब रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक में उनको मालूम पड़ा भाई मैं तो है ना निकल जाती थी 8 बजे ही ऑफिस से, तो इससे क्या पता चलता है, वो लोगों को मेरे बारे में थोड़ी अच्छी तरह से और समझ में आती है। रेफरेंस भी मेरा बहुत, जिनका मैंने रेफरेंस दिया था मेरे बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें बोली, बहुत देवर लाइक यू नो शी इज अ वेरी नाइस पर्सन, शी डज ऑल हर वर्क प्रॉपरली, अमेजिंग पर्सन शी इज, दे विल बी लाइक ओके दिस इज वेरी नाइस। ये भी मैंने क्लियर कर दिया। ये क्लियर करने के बाद वो लोग डिसाइड करेंगे कि भाई देखो इतने सारे हर्डल्स करने के बाद एक लिस्ट बनेगी, एक सिलेक्शन लिस्ट बनेगी कैंडिडेट्स के लिए, जो जिन्होंने उनको जो लोगों को सिलेक्ट किया। सबसे पहले तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में थोड़े लोगों को निकाल दिए थे, फिर उसके बाद ये सारे करने के बाद हर्डल्स इतने सारे स्टेप्स हुए ना, फिर वो लोग एक लिस्ट बनाते हैं कि हम लोगों को ये लोगों को सिलेक्ट करना है। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगी, वो सिलेक्टेड लिस्ट जो है ना, एक लिस्ट बनाई है, उसमें कुछ कुछ लोगों का नाम लिख दिया, इन लोगों का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, दे विल सी कि क्या ये पर्सन फिट है या नहीं है वो जॉब करने के लिए। अगर समझो ऐसा है कि जो मुझे ये जॉब में कंटिन्यूस लैपटॉप के सामने बैठना है, दे विल चेक कि भाई क्या मैं फिट हूँ उसके लिए, क्या मेरी आंखें सही है, कि मेरा बैकबोन सही है या नहीं है। सो दैट इज ऑल, पूरा मेडिकल चेकअप होता है कि टू चेक कि इंसान बराबर से कर पाएगा या नहीं। तो ये है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आता है जॉब ऑफर। जॉब ऑफर में क्या करते हैं, एक ऑफर लेटर देते हैं, किसको, वो कैंडिडेट को, ठीक है, वो कैंडिडेट को, उसमें सारे कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस कि कब आप चालू कर सकते हो, बाकी की सारी इंफॉर्मेशन इसमें दी जाती है कि देखिए हम आपको ऑफर कर रहे हैं जॉब, कि आपको लेनी है, तो ये किस में होता है, जॉब ऑफर में, बराबर। तो एक ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे ऑफर लेटर दिया, अब मेरे ऊपर है कि मुझे वो ऑफर लेटर लेना है या नहीं लेना, क्योंकि मैं सोच, अपनी मर्जी है ना, इतने सारे हर्डल्स तो भले ही क्लियर किए, पर एट द एंड मुझे अगर कहीं और भी अच्छी जॉब ऑफर मिल रही हो तो, इसलिए अभी वो लोग ने मुझे ऑफर लेटर दे दिया है। नाउ इट्स अप टू मी दैट वेदर आई वांट टू एक्सेप्ट इट और नॉट। अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होगा, एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट होगा कि भाई देखिए आपकी इतनी इतनी सैलरी होगी, आप इतनी छुट्टियां ले सकते हैं, आप कब से शुरू करेंगे, कौन से रूल्स है, आपकी पोजीशन क्या होगी, सब चीजों के बारे में एकदम डिटेल में बताया जाएगा। मुझे उसको उस पर साइन करना पड़ेगा, बराबर। ये हो गया हमारा कौन सा, ये था हमारा सिलेक्शन प्रोसेस। इजी था ना बहुत। अगर आपको ध्यान होगा मैंने क्या देखा था, हमने यहाँ पे सिलेक्शन टेस्ट के बारे में हम देख रहे थे, भाई कौन सी टेस्ट होती है वो भी तो जानना बहुत जरूरी है। देखिए सिलेक्शन टेस्ट में हमारे पास होती है इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और इंटरेस्ट टेस्ट। कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 टेस्ट है इसमें। अभी इसमें अगर हम इंटेलिजेंस टेस्ट देखें तो उसमें क्या करते हैं वो लोग, हमारा आईक्यू मेजर करते हैं। क्यों आईक्यू मेजर करते हैं, ये देखने के लिए कि भाई मैं डिसीजन बना पाती हूँ कैसे और मेरी जजमेंट कैसी है। हायर द आईक्यू इट मीन्स कि मेरा डिसीजन मेकिंग पावर बहुत बढ़िया है, मैं चीजों को अच्छी तरह से जज कर पाती हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन ना, इस वजह से इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या करते हैं,
पोटेंशियल देखते हैं कि मैं नया स्किल्स कितनी जल्दी सीख पाऊंगी। भाई मुझे नए स्किल्स सीखने तो पड़ेंगे या नहीं कभी। सो किस में होता है, मेरा एप्टीट्यूड टेस्ट में। तो इससे क्या पता चलता है, उन्हें ये पता चल जाएगा कि फ्यूचर में ये कैसे परफॉर्म करेंगे। नए स्किल्स जितना जल्दी एक इंसान सीखता है उसका उतना ही बेटर उसका परफॉर्मेंस होता है। सो इसलिए एप्टीट्यूड टेस्ट करवाते हैं। अगर एप्टीट्यूड टेस्ट में अच्छा कर लिया तो उसको सिलेक्ट कर देते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट में उनकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानने मिलेगा, जैसे कि उसका एटीट्यूड कैसा है, बिलीफ कैसा है, मैच्योर है या नहीं। इससे हम क्या पता लगा रहे हैं कि इंसान एक पूरा कैसा है। फिर ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग हमें चाहिए होंगे एकदम अच्छे लोग चाहिए होंगे ना, तो सबके साथ जेलअप कर सके, झगड़े वगड़े ना करे। सो हम लोग उनका अच्छे से उनका पूरा एटीट्यूड जानते हैं इसमें पर्सनालिटी टेस्ट में। ट्रेड टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, हम टेस्ट करते हैं कि एग्जिस्टिंग स्किल कैसी है ये इंसान की। एग्जिस्टिंग स्किल, भाई आपका अभी नॉलेज कैसा है, आगे की आगे देखी जाएगी, वो तो हम लोग आपका एप्टीट्यूड टेस्ट से समझ जाएंगे। बट आपको अभी कितना पता है, यू लेट अस नो अबाउट दैट। ये किससे पता चलेगा, ट्रेड टेस्ट के थ्रू। इंटरेस्ट टेस्ट से क्या पता चलेगा, वो इंसान को किस चीज में इंटरेस्ट है, उसे कौन सा काम करने में ज्यादा उसे दिलचस्पी है। तो इससे क्या होता है, वो लोग उसे वैसा ही काम करवाएंगे ना, ताकि वो भी खुश हो सके, ऑर्गेनाइजेशन को भी अच्छी परफॉर्मेंस मिल सकती है। हो, ये हो गए हमारे सिलेक्शन टेस्ट। इजी थे, याद रखना है सारे, क्योंकि ये लोग ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछेंगे। वो लोग पूछेंगे कि विच टेस्ट हेल्प्स टू नो अ पर्सन्स, क्या कहते हैं, हाँ, पोटेंशियल टू लर्न न्यू स्किल। तो पोटेंशियल टू लर्न न्यू स्किल किसमें था, एप्टीट्यूड टेस्ट में। विच टेस्ट हेल्प्स टू नो द IQ ऑफ अ पर्सन, इंटेलिजेंस टेस्ट। तो ऐसे आपको सारे याद रखने पड़ेंगे। चलो आ जाते हैं अभी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर। रिक्रूटमेंट किया, सिलेक्शन किया, अब आएंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर, देन वी आर डन। भाई डन मतलब इसमें भी थोड़ी सी चीजें हैं, बट आफ्टर दैट वी आर डन। थोड़ा सा पानी पी लेती हूं मैं। हाँ ठीक है, चलो वापस से शुरू करते हैं। ट्रेनिंग मैंने आपको क्या कहा था, ट्रेनिंग हमारा क्या है, हमारी नॉलेज, स्किल, एबिलिटी एक जॉब करने के लिए बढ़ाता है। कोई एक पर्टिकुलर जॉब करने के लिए हमारी नॉलेज, हमारे स्किल को बढ़ाता है। कौन, ट्रेनिंग। जबकि डेवलपमेंट क्या है, हमारा ओवरऑल ग्रोथ है। इसमें हम एम्प्लॉयज को प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो और हैंडल कर सके रिस्पॉन्सिबल और चैलेंजिंग जॉब्स को। उसकी जो हिडन क्वालिटीज है ना, उसको हम बाहर निकालते हैं ताकि वो और ज्यादा डिफिकल्ट चीजें कर सके, जो और अभी आगे बढ़ सके। ओवरऑल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग में सिर्फ अभी जो जॉब कर रहा है उसमें उसकी स्किल्स अच्छी करनी है बस, ठीक है। ट्रेनिंग से जॉब स्किल बढ़ती है, डेवलपमेंट से हम लोग एटीट्यूड उसका एकदम शेप कर सकते हैं, बढ़िया से वो हम कर सकते हैं। दैट इज अ डिफरेंस। टेंशन नहीं लेने का, उसका हम लोग बाद में करेंगे और ज्यादा हम लोग उसका डिफरेंस अच्छे से देखेंगे। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का बेनिफिट्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है और एक एम्प्लॉय के लिए भी बेनिफिशियल है। कैसे, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे है, देखिए सिस्टमैटिक लर्निंग। ट्रेनिंग से क्या होता है, एकदम अच्छे से इंसान सीखता है, रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज करता है कि उसको, उससे क्या होगा, रिसोर्सेज को एकदम एफिशिएंटली यूज करेगा, वेस्टेज नहीं होगा ना। वेस्टेज नहीं हुआ तो ऑर्गेनाइजेशन को बढ़िया है, पैसे पैसे उनके बच गए, तो वेस्टेज नहीं होती है इसकी वजह से, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। भाई देखो, अगर एक ट्रेन्ड एम्प्लॉय होगा उसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होती है। परफॉर्मेंस अगर बढ़िया होती है तो उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्वालिटी और क्वांटिटी मस्त होगी। मस्त होगी तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट बहुत होगा। हो गया ना, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट है तो बेनिफिट किसके लिए हुआ, ऑर्गेनाइजेशन को। फ्यूचर मैनेजर के लिए प्रिपरेशन हो जाती है। देखिए क्या होता है, ट्रेनिंग की वजह से उनकी स्किल्स बढ़ गए, स्किल्स बढ़ गए तो और जो थोड़ा चैलेंजिंग डिफिकल्ट जॉब है वो लोग वो ले पाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, दे आर गेटिंग ट्रेन्ड कि भाई फ्यूचर में वो लोग और ज्यादा चीजें हैंडल कर पाएंगे। मैनेजरियल पोजीशन के लिए ये लोग रेडी हो रहे हैं। सो मैनेजरियल पोजीशन के लिए अगर तैयार है ये लोग, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना बढ़िया चीज हो गया ये। भाई यहीं के यहीं हम लोगों को एकदम बढ़िया मैनेजर मिल गए जिनको अच्छा खासा बहुत अच्छा नॉलेज है, वेस्टेज नहीं करते हैं, उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो इट इज ऑब्वियसली गुड फॉर देम ना। ऑर्गेनाइजेशन तो खुशम खुश। बूस्ट मोराल ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज का मोराल बढ़ने की वजह से
वो लोग ज्यादा छुट्टियां नहीं करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के नहीं जाएंगे। इससे ऑर्गेनाइजेशन को कैसे अच्छा है? भाई अगर छुट्टियां कम करेंगे तो काम टाइम टू टाइम होता रहेगा, और अगर ऑर्गेनाइजेशन में से लोग अगर छोड़ के नहीं जाएंगे तो कितना बेटर है। छोड़ के अगर बार बार लोग चले जा रहे हैं एम्प्लॉइज, कितना उन्हें दिक्कत होगा यार, और लोगों को फिर रिक्रूट करो, सिलेक्ट करो, कितना लेंदी प्रोसेस है, कितना त्रास है ये, इतना पैसे लगते हैं, वो सब है। तो एटलीस्ट अगर ये सब हुआ तो ऑर्गेनाइजेशन को कितना बढ़िया है। इससे क्या होगा, एम्प्लॉय टर्नओवर और एब्सेंटिज्म कम हो जाएगा ना। एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब क्या है, कितने एम्प्लॉयज जॉब छोड़ के बाय बाय करके चलेगा, और एम्प्लॉय एब्सेंटिज्म का मतलब क्या है, कितने लोग छुट्टियां मार रहे हैं। मोर इट इज, ऑर्गेनाइजेशन को बहुत प्रॉब्लम होती है उससे। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बढ़िया है कि एम्प्लॉय का मॉरल बूस्ट हो रहा है, मोराल बूस्ट हो रहा है। तो एम्प्लॉयज के लिए तो अच्छा है, बट अरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बढ़िया चीज है ये। उसके बाद बेटर रिस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग एनवायरमेंट। अरे देखिए, ट्रेनिंग अगर होती है तो उससे वो लोग जो नया टेक्नोलॉजी आया, सब कुछ आया, अच्छे से समझ जाते हैं, एंड दे अडेप्ट टू इट इजीली, फटाफट से अडेप्ट कर लेते हैं। तो वो लोग ऐसे है ना, रेजिस्ट नहीं करते चेंज को। अरे यार चेंज, वी डोंट वांट एनी चेंज, दे डोंट डू दैट, दे एक्सेप्ट इट। बराबर एक्सेप्ट करते थे। इससे ऑर्गेनाइजेशन को कितना अच्छा है, टेक्नोलॉजी और बढ़िया आ पाएगी, लोगों को सिखा पाएंगे, और ऑर्गेनाइजेशन की प्रगति बहुत ज्यादा होगी। बराबर, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छा है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा नहीं है, एम्प्लॉयज को भी बहुत बढ़िया पड़ता है। क्यों? करियर ग्रोथ ना। क्योंकि ट्रेनिंग अगर हुई उनकी तो उनका जो नॉलेज है, स्किल्स एकदम बढ़िया हो जाते हैं। भाई नॉलेज और स्किल बढ़िया हो गए, जस्ट थिंक कि अगर उनको कहीं आगे अगर जॉब ढूंढनी हो तो क्या होगा उससे, भाई वो लोग दिखाएंगे, सी वी आर सो गुड एट दिस ऑल्सो, है आपके एम्प्लॉय जैसे मैं हूँ, मुझे सिलेक्ट करो। सो इनके नॉलेज और स्किल बहुत बढ़िया हो जाते हैं, पैसे भी बढ़ जाते हैं ना। कैसे? देखिए, प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो तनख्वाह भी तो बढ़ाएंगे इनकी, बट यू आर डूइंग सो वेल, वी विल इंक्रीज योर सैलरी। इस वजह से इनका तनख्वाह बढ़ जाती है। एम्प्लॉय सेफ्टी, मैंने ट्रेनिंग अच्छे से कर दी, सब बढ़िया हो गया, तो इससे क्या होगा, व्हेन आई एम हैंडलिंग अ मशीन और समथिंग, तो दिक्कत नहीं होगी, एक्सीडेंट नहीं होंगे ना इतने, सेफ्टी रहेगी, बिकॉज आई नो एवरीथिंग वेरी वेल, हाउ एम आई सपोज टू परफॉर्म द जॉब, सब कुछ मेरा बढ़िया है। तो इससे सेफ्टी रहती है, जो एक्सीडेंट्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में वेल हैंडलिंग अ मशीन, वो कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग मिली ना कि कैसे इसको हैंडल करना है। उसके बाद हाई मोराल, देखो मोराल यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी तो है। वाई मोराल? अरे भाई इनको जॉब सेटिस्फैक्शन है यार, कि भाई मुझे सब बढ़िया काम आ रहा है, लोग वाहवाही कर रहे हैं मेरी, तो इससे जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है। उनको पता है मैं क्या काम कर रहा हूँ, उनको दे आर नॉट कंफ्यूज कि कैसे करूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है, दे नो एवरीथिंग वेरी वेल, दे नो व्हाट दे आर डूइंग, जिसकी वजह से उनका मोराल बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाता है, और वो लोग बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं अपनी जॉब से। बेनिफिट्स हो गए किसके? ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और एम्प्लॉयज के लिए भी। कहा था ना आपको, प्रॉपर आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का डिफरेंस बताऊंगी। चलो आ जाते हैं उसके ऊपर। मीनिंग क्या है? देखो, इसमें नॉलेज और स्किल बढ़ा रहे हैं, इसमें हम क्या है, ग्रोथ, ग्रोथ की बात कर रहे हैं। पर्पस क्या है? एम्प्लॉय अपना काम, जो उनको काम है वो अच्छे से कर सके, इसलिए है ये ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, पूरा एक इंसान के डेवलपमेंट के लिए होता है। ये जॉब ओरिएंटेड होता है, क्योंकि जॉब बराबर करना है ना इनको, जो मशीन चलवानी है वो बराबर कर सके, इसलिए ट्रेनिंग हो रही है। ये जॉब ओरिएंटेड है, ये करियर ओरिएंटेड है, करियर में, लाइफ में और आगे बढ़ना है। बराबर, इसका स्कोप क्या है? नैरो स्कोप है, एज इट इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। भाई डेवलपमेंट का पार्ट है, मानो अगर ये मेरा डेवलपमेंट है, इसका एक छोटा सा पार्ट है हमारा ट्रेनिंग, ठीक है, और तो इसका ब्रॉडर स्कोप होगा। सूटेबल टेक्निकल स्टाफ के लिए, भाई जिनको मशीन हैंडल करनी है वो सब के लिए, कंप्यूटर हैंडल करना है उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैनेजरियल स्टाफ के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें क्या करना है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को संभालना है, उनका ओवरऑल ग्रोथ, करियर डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है, जबकि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। लेवल ऑफ ट्रेनीज इन्वॉल्व में अगर हम बात करें, ये लोग नॉन मैनेजेरियल है, क्योंकि यहीं पे हमने बात कर दी ना, ये मैनेजेरियल स्टाफ के लिए है, तो यहाँ पे नॉन मैनेजेरियल होंगे, और यहाँ पे जनरली मैनेजेरियल पीपल होते हैं जो मैनेजमेंट में होते हैं।
डेप्थ ऑफ नॉलेज, भाई इसमें एक जॉब करने के लिए ही नॉलेज देते हैं कि मशीन को कैसे हैंडल करना है, उतनी ही आपको नॉलेज देंगे, उससे ना कम ना ज्यादा। आपको और एक्स्ट्रा चीजें नहीं सिखाएंगे, जितना मशीन को चलाने के लिए जितनी नॉलेज चाहिए उतनी ही मिलेगी। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है यार, हर एक चीज में इनको नॉलेज इनको दी जाती है, एवरीथिंग, क्योंकि इनका ओवरऑल ग्रोथ होना है ना। ओवरऑल ग्रोथ अगर करना है तो हर एक चीज में देखो, ट्रेनिंग तो इतना सा पार्ट है, डेवलपमेंट इतना बड़ा पार्ट है, तो जो भी नॉलेज इम्पार्ट कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा होगी, बिकॉज इन ऑल रिस्पेक्ट दे हैव टू डेवलप दैट पर्सन, वो इंसान की ग्रोथ होनी चाहिए। इनिशिएटिव, इसमें इनिशिएटिव कौन लेता है? एम्प्लॉयर लेता है, मतलब जिसने मुझे जॉब पर रखा है ना वो लेगा। वो बोलेगा अरे भाई तुम ये सीख लो यार प्लीज, अगर तुमने ये नहीं सीखा ये मशीन तुम चलाओगे कैसे? मशीन नहीं चलाओगे सही से यार काम नहीं बनेगा, तुम एक काम करो तुम ये ट्रेनिंग ले लो। इसमें है ना वो एम्प्लॉई जो इंडिविजुअल है ना वो इसमें इनिशिएटिव लेता है। वो सोचता है नहीं मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, आई जस्ट डोंट वांट टू स्टे हियर, मुझे अपने आप को और अपना ग्रोथ चाहिए, मुझे अपना करियर में और आगे बढ़ना है, तो मैं इनिशिएटिव लूंगी। द एम्प्लॉय विल टेक द इनिशिएटिव फॉर दैट। ठीक है, ये हमारा हो गया दोनों के बीच में डिफरेंस। अब आ जाते हैं ट्रेनिंग मेथड में। ट्रेनिंग करनी है तो दो तरीके से कर सकते, एक तो होती है ऑन द जॉब और एक तो होती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। इसमें दो है, इसमें एक है, और आपका चैप्टर भी खत्म। ये तीन करके आपका चैप्टर खत्म हो गया। इसमें क्या है? अप्रेंटाइजशिप प्रोग्राम और इंटर्नशिप प्रोग्राम, और इसमें है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। अप्रेंटाइज प्रोग्राम मैं आपको समझाती हूँ, बहुत इजी है। अप्रेंटाइज प्रोग्राम में कैसा होता है, एक जो ट्रेन्ड इंसान ऑलरेडी जो वो जॉब में बहुत माहिर है उसके अंडर एक जिसको इतनी अच्छे से काम नहीं आता उसके अंडर उसको लगाया जाता है। जैसे मानो मैं आपको एग्जांपल दूं, आपके वहां पे इलेक्ट्रिशियन काफी बार आते होंगे, वो इलेक्ट्रिशियन के साथ एक इंसान हमेशा आता है वो जिसको बोलता है हाँ ये दे दो, वो स्क्रू ड्राइवर दो, ये दो वो दो। वो एक्चुअल में क्या कर रहा है, उसके साथ रह रहकर वो काम सीख रहा है ताकि आगे जाके वो इंसान क्या कर सके, वो भी इलेक्ट्रिशियन बन सके। बराबर, ये होता है अप्रेंटाइज प्रोग्राम। अप्रेंटाइज प्रोग्राम में क्या है, एक स्किल्ड इंसान के अंडर एक अनस्किल्ड इंसान काम करता है और वो सारी चीजें उसके पास से सीख लेता है ताकि आगे जाके वो भी ये काम अच्छे से कर सके। ये हो गया अप्रेंटाइजशिप प्रोग्राम, इजी। इंटर्नशिप प्रोग्राम, भाई हम है कॉमर्स वाले, हमारे लिए इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल किसका है? सीए का आर्टिकलशिप। इसमें क्या होता है, इसमें मैं अपनी पढ़ाई तो कर रही हूँ, साथ साथ मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन में लग गई, मैं ऑर्गेनाइजेशन में लगकर मैं सब कुछ सीख रही हूँ। जैसे देखो सीए की बात करें, जब वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज गेन कर रहे हैं ना, बुक्स पढ़ पढ़ के सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है। इंटर्नशिप में होता है ना उनका वो इंटर्नशिप, हमारे इसमें आर्टिकलशिप कहते हैं, बट है दोनों सेम ही। तो वो लोग इंटर्नशिप में सीखते हैं, एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज उन्हें मिलता है कि कैसे क्या करना है। सब कुछ किताबी ज्ञान सब कुछ नहीं होता, हमें एक्चुअल में कैसा है वो भी जानना बहुत जरूरी है। ये इंटर्नशिप प्रोग्राम में होता है। डॉक्टर्स अपनी पढ़ाई के साथ साथ इंटर्नशिप भी करते हैं ताकि वो लोग, चलो पढ़ लिया सब कर लिया, अरे भाई जब ऑपरेट करना होगा क्या बुक आप याद करोगे? हाँ बुक में ऐसा लिखा था, वैसा नहीं। प्रैक्टिकल नॉलेज जब आपको मिलेगा तभी जाके वो काम में आएगा ना। तो इंटर्नशिप में क्या होता है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज थियोरेटिकल नॉलेज दोनों साथ साथ मिलते हैं। फिर आता है, और सबसे पहले तो ऑन द जॉब का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब है काम करते करते आपको ट्रेनिंग मिल रही है, यू आर डूइंग द जॉब और आपको वो ट्रेनिंग है आपकी। ऑफ द जॉब में कैसा होता है, आप ऑर्गेनाइजेशन से परे होके आप अपना पहले ट्रेनिंग कर रहे हो फिर आप आओगे। अब वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग की अगर हम बात करें, उसमें क्या होता है, मानो एक मशीन है, नई मशीन आई है और मेरी ऑर्गेनाइजेशन में किसी को चलाने नहीं आती, तो इसमें क्या करेंगे ये लोग, एक स्पेशलिस्ट को रखेंगे जो हमें पूरा मशीन चलाने सिखाएगा। एक्चुअल मशीन नहीं सिखाएगा भाई, क्या करेंगे, डमी लेकर आएंगे। डमी लेकर आएंगे, उस पर वो लोग पूरा अच्छे से हमें सिखाएंगे कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ। ऐसा क्यों? एक्चुअल मशीन पे सिखाना इज रिस्की। अगर वो मशीन की वजह से अगर किसी इंसान को कुछ लग गया, कुछ हो गया, कौन जिम्मेदार होगा उसका? इसलिए एक डमी पे उन्हें पूरा सिखाते हैं, बढ़िया सी ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद वो लोग जाकर क्या करते हैं, एक्चुअल मशीन पे काम करते हैं। हो गया बस।
एक बार मैं आपके साथ ये तीनों रीड कर लेते हैं ताकि हमारा पूरा चैप्टर खत्म। चलो, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में क्या होता है, ट्रेनी क्या करता है, वर्क्स अंडर मास्टर वर्कर। इससे क्या, जो स्पेशलिस्ट होता है, ये देखिए ये मास्टर वर्कर है, ही इज द मास्टर वर्कर, वो जो काम कर रहा है, और ये जो है ये है हमारे ट्रेनी साहब। इसमें क्या होगा, दिस हेल्प्स देम टू गेन हायर लेवल स्किल। ट्रेनी क्या करता है, थोड़ा सा टाइम है, नई एक्सपीरियंस ट्रेनर ये मास्टर वर्कर के साथ रहता है, एंड आर पेड इन द फॉर्म ऑफ स्टाइपेंड आफ्टर विच दे आर एब्जॉर्ब्ड इन रेगुलर पोस्ट ऑन कंप्लीशन। मतलब भाई उनको बाद में वो लोग वो काम में वो लोग फिर अपने आप ही लग जाएंगे। इलेक्ट्रिशियन का जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, इसके साथ आएगा, काम पूरा सीखेगा, फिर रेगुलरली अपना इलेक्ट्रिशियन का काम शुरू कर देगा। इंटर्नशिप ट्रेनिंग जॉइंट प्रोग्राम है बिटवीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड बिजनेस फर्म, वेयर स्टूडेंट्स आर सेंट टू बिजनेस फर्म टू गेन वर्क एक्सपीरियंस। प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए उन्हें यहाँ पे भेजते हैं। स्टूडेंट्स जो है अपनी रेगुलर स्टडीज करते रहेंगे, साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन करते रहेंगे। ये क्यों होता है, ताकि थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज उन्हें दोनों मिल जाए। सिर्फ देखो किताबी ज्ञान से सब नहीं हो पाता ना, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको भी खुद को वो चीज करनी पड़ेगी, तब आप उसमें और ज्यादा माहिर होंगे। तो दैट इज द थिंग, ठीक है। अगर मैं आपको सिर्फ इतना बोलूं कि भाई अगर आपको समझो, मुझे क्रोशे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, वो क्रोशे होता है ना, आई रियली लाइक दैट। उसकी मैंने बुक्स बहुत अच्छे से पढ़ी, मैंने सब समझ लिया कि क्रोशे में कैसे करना है ये वो। अरे जब तक मैं हाथ में वो नीडल नहीं लूंगी तो मैं क्रोशे कहाँ से कर पाऊंगी, सीखना तो पड़ेगा। प्रैक्टिकल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया ऑन द जॉब। ऑफ द जॉब में आ जाते हैं। एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट होता है क्लासरूम में, जहाँ पे डुप्लीकेट मॉडल, जैसे मैंने आपको डमी कहा, डमी रखा जाता है, ओरिजिनल इक्विपमेंट में नहीं। एम्प्लॉयज आर ट्रेन्ड यूजिंग द डमी मॉडल। ये क्यों करते हैं, ताकि वो जो एक्सपेंसिव और जो सफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है वो लोग वो कोई भी ब्रेकेज के बिना यूज कर सके। इतनी महंगी महंगी मशीन लाए हैं और उस पर डायरेक्टली काम करना शुरू किया, मुझे आता नहीं था, उसी पे मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ। भाई दिक्कत हो जाएगी ना। क्यों दिक्कत होगी, अगर कुछ भी मशीन को हो गया, इतनी महंगी मशीन का फिर मैं क्या करूंगी यार। मैं कितने बार, मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं कि मैं बार बार नई मशीन लेकर आ जाऊं। इट्स वेरी एक्सपेंसिव। ये मशीन को अगर हैंडल करवाना है वर्कर्स से, उनको पहले प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी डमी के ऊपर, ताकि ये एक्सपेंसिव मशीन वो लोग अच्छे से हैंडल कर पाए। बराबर हो गया हमारा ये चैप्टर। वी आर डन। इजी था ना, बहुत इजी था यार मेरे ख्याल से। तो देखिए इतना टाइम भी नहीं लगा हमें, पूरा चैप्टर आपके साथ मैंने रिवाइज कर दिया है। आपके साथ ये पूरा आपकी पीपीटी देख लीजिएगा, आपको कैसे आंसर देने हैं आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा इसका। पर डोंट वरी, मैं आपके साथ बाद में ये भी करने वाली हूँ, सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स उसे कैसे लिखते हैं वो भी मैं जरूर करूंगी, ठीक है। लर्न एंड फन कॉमर्स चैनल के ऊपर आपका बहुत ज्यादा ढेरों स्वागत है। प्लीज आगे जाके लोगों को और बताइए ये चैनल के बारे में, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, ताकि वो लोग ये चैनल को सब्सक्राइब कर सके। अपना खुद का भला क्यों कर रहे हो, सबका भला कर दो, अच्छा ही है ना। शेयरिंग इज केयरिंग, वी नो दैट, राइट। सो प्लीज 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 शेयर इट विद एवरीवन। और अगर आपको कोई भी डाउट है, एनीथिंग इज देयर, please write it in the comment section. We will surely reply to your messages, whatever doubt you have. Okay, thank you so much everyone.